चलिए अब अपने अपने अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं, कोशिका। सेल। हाँ, कोशिका। हम्म, इसे अक्सर कहते हैं जीवन का आधार, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। बिल्कुल, इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी इकाई है ना? हाँ, मूलभूत इकाई। चाहे कोई छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान या कोई बड़ा सा पेड़, सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं से बना है। हाँ, शरीर के सारे काम, मतलब ऊर्जा बनाना, सूचना आगे भेजना, सब इसी लेवल पर होता है, कोशिका के स्तर पर। तो उसकी खोज कैसे हुई? मतलब सबसे पहले किसने देखा इसे? कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। अच्छा 1665 की बात है। अच्छा। उन्होंने कॉर्क लिया, जो पेड़ की छाल होती ना, और उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। खाली कमरे, हाँ। असल में वो मृत कोशिकाएं थी जिनके सिर्फ दीवारें बची थीं। पर खोज तो उन्होंने ही की। इसीलिए रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहते हैं, मतलब कोशिका विज्ञान का पिता। अच्छा, तो वो मृत कोशिकाएं थीं। फिर जीवित कोशिका किसने देखी? जीवित कोशिका देखने का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ये बात है 1674 की। ओके। उन्होंने तालाब के पानी को देखा माइक्रोस्कोप में, और उसमें उन्हें बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे चलते फिरते जीव दिखे। वो थीं जीवित कोशिकाएं। और फिर कोशिका के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है, जैसे वो उसका कंट्रोल सेंटर। हाँ, केंद्रक, न्यूक्लियस। उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और डीएनए, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, वो निर्देश पुस्तिका। डीएनए अणु की खोज तो काफी पहले फ्रेडरिक मिशर ने कर दी थी 1869 में, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो घुमावदार सीढ़ी जैसा। डबल हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिकल मॉडल, वो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में बताया। और एक और नाम याद रखने वाला है, कैमिलो गोल्गी। उन्होंने गोल्गी बॉडीज खोजी। गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो अब जरा कोशिका के अंदर चलते हैं। इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं? अगर कोशिका को एक फैक्ट्री माने तो इसके डिपार्टमेंट्स क्या-क्या हैं? हाँ, ये अच्छा तरीका है समझने का। तो सबसे पहले फैक्ट्री की बाहरी दीवार। जंतु कोशिका में ये होती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? ये पतली होती है, लचीली होती है और जीवित होती है। ये फैक्ट्री के गेट की तरह है। मतलब ये तय करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी। इसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य, सिलेक्टिवली परमिएबल। हर किसी को आने जाने नहीं देती। अच्छा, ये बनी किसकी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और पौधों में? उनमें तो शायद एक और परत होती है। बिल्कुल, पौधों में, बैक्टीरिया में और कवक यानी फंजाई में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी मजबूत दीवार होती है। उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल। तो ये अलग कैसे है झिल्ली से? ये निर्जीव होती है और ये पूरी तरह पारगम्य होती है, मतलब किसी को रोकती नहीं, सब आ जा सकते हैं। इसका मेन काम है कोशिका को एक निश्चित आकार देना, मजबूती देना। और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजों से बनी होती है ना? हाँ, पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की और कवक में काइटिन की। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, दीवारें हो गई। अब फैक्ट्री का कंट्रोल रूम आपने बताया था, केंद्रक। हाँ, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। सारी गतिविधियां यहीं से कंट्रोल होती हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का क्या काम है? वो राइबोसोम बनाती है, जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। और सबसे जरूरी चीज है क्रोमैटिन पदार्थ। क्रोमैटिन? ये क्या है? ये धागे जैसा उलझा हुआ जाल होता है। इसमें ही डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अच्छा, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, वो इसी से बनते हैं? बिल्कुल। जब कोशिका डिवाइड होने वाली होती है ना, तो यही क्रोमैटिन के धागे कसकर लिपट जाते हैं और मोटे मोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ओके। इन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए होता है, और डीएनए के छोटे छोटे हिस्से ही जीन कहलाते हैं। सारी आनुवांशिक जानकारी इन्हीं में होती है। इंसानों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अब केंद्रक और बाहरी झिल्ली के बीच जो जगह है, फैक्ट्री का मेन फ्लोर, उसमें क्या है? उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा पदार्थ है, और इसी में कोशिका के सारे छोटे छोटे अंग, जिन्हें कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो तैरते रहते हैं। ये फैक्ट्री की असली मशीनें हैं। कोशिकाएं भी तो अलग अलग टाइप की होती हैं।
कुछ सरल, कुछ जटिल। हाँ, मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक बहुत सरल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें न तो कोई स्पष्ट केंद्रक होता है झिल्ली वाला, और न ही दूसरे झिल्ली वाले अंगक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इनका डीएनए बस कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है, गोल सा। और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित होती हैं, जैसे हमारी कोशिकाएं हैं, पौधों की कोशिकाएं। इनमें झिल्ली से घिरा हुआ एक प्रॉपर केंद्रक होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम जैसे कई सारे झिल्ली वाले अंगक भी होते हैं। इनका डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। तो इन अंगकों के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये जो फैक्ट्री की मशीनें हैं, जैसे ऊर्जा कहाँ से आती है फैक्ट्री में? ऊर्जा का जिम्मा है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस? जी, ये भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालता है और उसे एटीपी के रूप में स्टोर करता है। एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। और मजे की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अरे वाह, ये तो बहुत खास बात है। और फैक्ट्री का पैकेजिंग और डिस्पैच डिपार्टमेंट? वो काम है गोल्गी बॉडीज का। इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये कोशिका में बने प्रोटीन और लिपिड वगैरह को छांटता है, उनमें कुछ बदलाव करता है और फिर उन्हें पैक करके सही जगह भेजता है। और ये कुछ और भी बनाता है? हाँ, ये लाइजोसोम भी बनाता है। लाइजोसोम, ये समझ लीजिए कोशिका के सफाई कर्मचारी या कूड़ा निपटाने वाले हैं। अच्छा, कैसे? या बाहर से आए बैक्टीरिया वगैरह को पचा डालते हैं। कभी कभी अगर कोशिका खराब हो जाए तो ये फट जाते हैं और पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। ओह, इसीलिए इन्हीं आत्मघाती थैली या सुइसाइडल बैग कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए। और प्रोटीन और लिपिड बनते कहाँ हैं असल में? वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर में। ये जाल जैसी संरचना होती है। ये दो तरह की होती है, खुरदुरी ईआर और चिकनी ईआर। इनमें क्या अंतर है? खुरदुरी ईआर की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे, इसीलिए वो खुरदुरी दिखती है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो खुरदुरी ईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। और चिकनी ईआर? चिकनी ईआर पर राइबोसोम नहीं होते। इसका काम है लिपिड यानी वसा और स्टीरॉयड बनाना। ठीक है। पौधों में कुछ और खास चीजें भी होती है ना, रिक्तिकाएं और प्लास्टिड्स? हाँ, पौधों की कोशिकाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी रिक्तिका यानी वैक्यूल होती है। ये पानी, पोषक तत्व और वेस्ट प्रोडक्ट जमा करती है और कोशिका को अंदर से फुलाकर रखती है, जिससे पौधे को सहारा मिलता है। और प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स केवल पौधों और कुछ शैवाल में मिलते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खास हैं, क्योंकि इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इनके भी प्रकार होते हैं? हाँ, 3 मुख्य प्रकार हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। ये पौधे के सोलर पैनल हैं। फिर होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को रंग देते हैं, लाल, पीला, नारंगी। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होते हैं और स्टार्च, तेल या प्रोटीन स्टोर करते हैं। समझ गया। अब एक आखिरी सवाल, ये कोशिकाएं अपनी संख्या कैसे बढ़ाती हैं? ये विभाजन या सेल डिवीजन कैसे होता है? कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है, शरीर की वृद्धि के लिए, चोट लगने पर मरम्मत के लिए और प्रजनन के लिए। मोटे तौर पर 2 मुख्य तरीके हैं विभाजन के। कौन कौन से? पहला है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। ये हमारी सामान्य शारीरिक कोशिकाओं में होता है, जिन्हें कायिक कोशिकाएं कहते हैं। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए है। और दूसरा? दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिनसे युग्मक बनते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। इसमें एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बढ़ती है और हर नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी क्यों? ताकि जब नर और मादा युग्मक मिलकर निषेचन करें तो बनने वाले बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या फिर से सामान्य हो जाए। अर्धसूत्री विभाजन से आनुवंशिक विविधता भी आती है, जो विकास के लिए जरूरी है। तो ये थी कोशिका की कहानी। एक छोटी सी इकाई पर कितनी जटिल और महत्वपूर्ण। बिल्कुल, सोचने वाली बात है कि कैसे एक अकेली कोशिका के अंदर इतनी सारी अलग-अलग मशीनें, ये अंगक, इतने परफेक्ट तालमेल से काम करते हैं।
हर किसी का अपना काम है और सब मिलकर जीवन को चलाते हैं। और ये विभाजन के तरीके भी कितने अनोखे हैं। एक से ग्रोथ होती है, दूसरे से विविधता आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चलता रहता है। हाँ, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही जीवन की निरंतरता और इवोल्यूशन के लिए बेहद जरूरी हैं। वाकई में। अच्छा, हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। कोशिका का कौन सा हिस्सा या कौन सी प्रक्रिया आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होना, लाइसोसोम का आत्मघाती थैली बनना, या फिर अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का आधा हो जाना? हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, हमें इंतजार रहेगा। पौधों की अपनी एक गजब की दुनिया है और उनकी बनावट, वो कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए उनके उत्तकों मतलब टिश्यूज को जानना बहुत जरूरी है। हाँ। तो आज इन्हीं प्लांट टिश्यूज पर एक थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम खासतौर पर दो मुख्य प्रकार के उत्तकों पर ध्यान देंगे। हाँ। एक तो है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जो पौधे की ग्रोथ मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जी। और दूसरा स्थायी ऊतक, जी। जो पौधे में अलग अलग बिल्कुल खास काम करते हैं। हाँ, और ये ऊतक आप कह सकते हैं किसी इमारत की नींव जैसे हैं। इनकी बनावट कैसी है, कितने तरह के हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, यही ऊतक पौधे को उसका आकार देते हैं, उसे सहारा देते हैं और असल में उसके सारे जरूरी काम करने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक से। जैसा आपने कहा, ये ग्रोथ के लिए है। हाँ। तो ये पौधे के उन हिस्सों में मिलते हैं जहां लगातार बढ़ोतरी हो रही होती है ना? जैसे तने या जड़ का सबसे ऊपरी सिरा। बिल्कुल सही। और इनकी कोशिकाएं मतलब सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एक्टिव मतलब उनमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोशिकाओं के बीच में खाली जगह इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती। अच्छा, और वैक्यूल्स वो भी नहीं होते? हाँ, वैक्यूल्स भी नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। इनका आप कह लीजिए एक ही मिशन है, तेजी से विभाजित होना, डिवाइड होना। ओके। और नई कोशिकाएं बनाना। इसी से पौधा बढ़ता है। तो ये पौधे के ग्रोथ इंजन की तरह हो गए। हाँ, और ये पौधे में कहाँ मिलते हैं, इसके आधार पर इनके टाइप भी अलग अलग होते होंगे? हाँ, बिल्कुल। इनके स्थान के आधार पर 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शीर्षहस्थ ऊतक। ये तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर एपेक्स पर होता है। और ये क्या करता है? ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे जड़ में भी। ठीक है, और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्विष्ट ऊतक। ये आपको मिलेगा पत्तियों के बेस पर या टहनियों के बीच जो जगह होती है, इंटरनोड्स, वहां। अच्छा, तो ये उन हिस्सों की लंबाई बढ़ाता है जी, जैसे पत्ती की डंडी। हाँ, कुछ वैसा ही। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, पार्श्वीय ऊतक। ये तने और जड़ की मोटाई मतलब गिर्द बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। मोटाई बढ़ाने वाला ये कहाँ होता है? ये छाल के ठीक नीचे मिलेगा आपको। कैम्बियम इसका एक अच्छा उदाहरण है। कमाल है, मतलब पौधे की लंबाई और मोटाई दोनों का विकास अलग अलग मेरिस्टेम कंट्रोल करते हैं। बहुत व्यवस्थित है ये तो। जी हाँ। अच्छा, अब एक सवाल, जब ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं, ये ग्रोथ वाली कोशिकाएं बंटना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है उनका? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू का रोल आता है। अच्छा। जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजन करने की अपनी क्षमता खो देती हैं और कोई एक खास काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती है। हाँ, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, तो वो स्थायी ऊतक बन जाती हैं। और इस प्रक्रिया को, ये बहुत जरूरी टर्म है, इसे विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, हाँ, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा। और इन स्थायी कोशिकाओं की पहचान ये है कि इनमें अक्सर एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। ओह, तो इनमें वैक्यूल होती है, मेरिस्टेमेटिक के उलट। बिल्कुल। और इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो जरूरत के हिसाब से पतली भी हो सकती है और मोटी भी। समझ गया। तो ये स्थायी ऊतक भी कई तरह के होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो पहले सरल वालों को समझते हैं। इसमें शायद पैरेन्काइमा सबसे कॉमन है ना? मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही, पैरेन्काइमा सबसे आम है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, सेल वॉल पतली होती है और इनके बीच खाली जगह भी होती है। और इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है भोजन स्टोर करना, जैसे स्टार्च या फैट, और पौधे को थोड़ा बहुत सहारा देना भी। और इसमें भी कुछ खास प्रकार हैं, जैसे कुछ जलीय पौधों में
पैरेन्काइमा में हवा भरी रहती है, हवा क्यों? ताकि पौधा पानी पर तैर सके। इसे एरेन्काइमा कहते हैं। अच्छा, एरेन्काइमा, तैरने के लिए। गजब है। हाँ, और अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मौजूद हो तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण। वाह, एक ही ऊतक के कितने रूप हैं। अच्छा, सरल ऊतकों में अगला कौन सा है? अगला है कोलेन्काइमा। ये भी जीवित कोशिकाओं से बना है। कोलेन्काइमा? इसका क्या काम है? ये पौधे को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, खासकर जो नए तने होते हैं या पत्तियों की डंडियां होती हैं। हाँ, जिसे हवा चलती है तो टहनियां टूटती नहीं, मुड़ जाती हैं, वो इसी वजह से। हाँ बिल्कुल, वो इसी कोलेन्काइमा की वजह से होता है। इनकी कोशिकाएं कोनों पर थोड़ी मोटी होती हैं, अनियमित रूप से, और इनके बीच खाली जगह बहुत कम होती है। ठीक है। लचीलापन। और तीसरा सरल ऊतक? तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधे को देता है कठोरता और मजबूती। कठोरता जैसे? जैसे सोचिए नारियल का जो बाहरी रेशा होता है भूरा वाला, हाँ, या फिर अखरोट या बादाम का सख्त छिलका, हाँ। वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। अच्छा, हाँ। तो ये बहुत मजबूत होता होगा? बहुत ज्यादा। इसकी कोशिकाएं असल में मृत होती हैं, डेड सेल्स, हाँ। और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से बहुत मोटी और सख्त हो जाती हैं। लिग्निन? ठीक है। तो ये एक तरह से पौधे का आर्मर या कवच हो गया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो ये हो गए सरल स्थायी ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के काम बिल्कुल अलग। जी। अब पौधे अंदर से तो मजबूत और लचीले बन गए, लेकिन बाहरी माहौल से, धूप, पानी, कीटाणुओं से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? इसके लिए भी खास ऊतक होते होंगे। हाँ जरूर होते हैं। इन्हें हम सुरक्षात्मक ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस, ये तो त्वचा जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये पौधे के सभी हिस्सों, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल की सबसे बाहरी परत होती है, एक सिंगल लेयर। और इसका काम है सुरक्षा देना। बिल्कुल, जैसे रेगिस्तानी पौधों में ये मोटी होती है ताकि पानी का लॉस कम हो, और इसके ऊपर अक्सर क्यूटिन नाम के एक मोमी पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मोमी परत? हाँ, उसे क्यूटिकल कहते हैं। ये पानी को उड़ने से रोकती है, पौधे को चोट लगने से बचाती है, और फंगस वगैरह के इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देती है। अच्छा, और जड़ों में वहां भी एपिडर्मिस होती है? हाँ, जड़ों में भी होती है, लेकिन वहां की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखने का काम करती हैं। वो पतले पतले रेशे जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर, हाँ, ये तो पानी और मिनरल सोखने में मदद करते हैं। सही, ये पानी सोखने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गई बाहरी सुरक्षा। हाँ। और कुछ? हाँ, एक और है। जैसे जैसे पौधा पुराना होता है, तना और जड़ मोटी होते जाते हैं, तो एपिडर्मिस की जगह एक और मजबूत परत ले लेती है। उसे कहते हैं कॉर्क। कॉर्क, ये नाम सुना है, बोतल के ढक्कन वाला। हाँ, वही कॉर्क। ये पेड़ की छाल का हिस्सा होता है। कॉर्क की कोशिकाएं भी स्क्लेरेन्काइमा की तरह मृत होती हैं। मृत? फिर ये सुरक्षा कैसे करती हैं? इनकी दीवारों पर सुबेरिन नाम का एक पदार्थ जमा होता है। सुबेरिन? हाँ, सुबेरिन। ये कॉर्क को पानी और गैसों के लिए बिल्कुल अभेद्य, मतलब इम्परमिएबल बना देता है। तो बाहर से ना पानी अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है, ना गैस से। ओह, तो ये और भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा हो गई। जी हाँ, ये परिपक्व जड़ों और तनों को सुरक्षा देती है। ठीक है, तो सरल और सुरक्षात्मक ऊतक समझ आ गए। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतकों पर। जैसा नाम से लग रहा है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ, ये जटिल इसलिए हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम करती हैं। टीम की तरह? अच्छा, कौन कौन से हैं ये? दो मुख्य जटिल ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो बहुत सुने हैं। ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना? बिल्कुल, इन्हें संवहन ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ये पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो पहले जाइलम की बात करते हैं। इसका खास काम क्या है? जाइलम का मुख्य काम है जड़ों से पानी और उसमें घुले हुए मिनरल्स को खींचकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना। मतलब नीचे से ऊपर? हाँ, हमेशा एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर। वन वे ट्रैफिक है। इसे आप पौधे की वाटर पाइपलाइन समझ सकते हैं। वाटर पाइपलाइन, सही है।
और ये किन कोशिकाओं से बना है? इसमें 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ये दोनों मुख्य रूप से पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं। फिर है जाइलम फाइबर्स, जो मजबूती देते हैं। फाइबर्स, ये स्क्लेरेनकाइमा जैसे? हाँ, ये असल में स्क्लेरेनकाइमा ही है। और चौथा है जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, ये क्या करता है यहाँ? ये भोजन स्टोर करता है और पानी के साइडवेज कंडक्शन में भी थोड़ी मदद करता है। और एक खास बात, इन चारों में से केवल जाइलम पैरेनकाइमा ही जीवित कोशिका है, बाकी तीनों मृत होती हैं। अच्छा, सिर्फ पैरेनकाइमा जीवित है जाइलम में। ठीक है, अब आते हैं फ्लोएम पर। ये क्या करता है? फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, उस शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। जरूरत कहाँ होती है? जैसे कि बढ़ती हुई कलियों में, फलों में, बीजों में या फिर जड़ों में स्टोरेज के लिए। ओके, तो ये भोजन पहुंचाता है, और इसका ट्रांसपोर्ट क्या ये भी नीचे से ऊपर होता है? नहीं, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट दोनों दिशाओं में हो सकता है, 2 वे ट्रैफिक, जरूरत के हिसाब से ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। अच्छा, ये तो अलग है जाइलम से। हाँ, इसे पौधे का फूड डिलीवरी नेटवर्क कह सकते हैं। फूड डिलीवरी नेटवर्क, बढ़िया। और इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इसमें भी 4 तरह के हिस्से हैं, चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स। ये दोनों मिलकर भोजन ट्रांसपोर्ट का मुख्य काम करती हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। हाँ, फिर है फ्लोएम पैरेनकाइमा जो भोजन स्टोर करता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो सहारा और मजबूती देते हैं। इसमें भी फाइबर्स हैं। और क्या फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं? हाँ, जाइलम के उलट फ्लोएम की ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये सब जीवित हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स मृत होते हैं। समझ गया। तो जाइलम पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम भोजन दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। बिल्कुल सही। तो देखिए, हमने कैसे देखा कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक से ही डिफरेंशिएशन होकर ये सारे अलग-अलग स्थायी ऊतक बने। सरल वाले पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिर सुरक्षात्मक एपिडर्मिस और कॉर्क, और आखिर में जटिल जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर ऊतक की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसके काम के लिए कितना परफेक्टली अनुकूलित है, कितना फिट है। सही कहा, बिल्कुल। ये सभी ऊतक जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी एक पूरा पौधा खड़ा होता है, अपना जीवन चलाता है। मतलब उसे बढ़ने में, भोजन बनाने में, पानी खींचने में, सीधा खड़े रहने में और खुद को बचाने में, हर काम में ये ऊतक मदद करते हैं। हर किसी का अपना एक जरूरी रोल है। जी हाँ। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जिस तरह पौधों में हर ऊतक का काम इतना स्पष्ट रूप से बटा हुआ है और उनकी बनावट उस काम के लिए एकदम सटीक है, क्या यह हमें प्रकृति की, मतलब नेचर की अद्भुत इंजीनियरिंग और डिजाइन पर सोचने को मजबूर नहीं करता? हाँ, ये तो है। कैसे साधारण सी कोशिकाएं मिलकर इतना जटिल, इतना प्रभावी सिस्टम बना लेती हैं, ये अपने आप में कमाल है। अब मेरा अगला विषय है पशु ऊतक, यानी एनिमल टिश्यू। ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे अपना शरीर हो या किसी जानवर का, कि ये बना कैसे है। हाँ, और अलग-अलग हिस्से अपना खास काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। कभी सोचा है हमारी त्वचा की बनावट हड्डियों या मांसपेशियों से कितनी अलग है? सही बात है। ये सारा कमाल इन ऊतकों का ही है। और हाँ, एसएससी या यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से। तो हम मुख्य रूप से 4 तरह के ऊतकों पर गौर करेंगे। पहला, उपकला यानी एपिथेलियल। दूसरा, पेशिया, मस्कुलर। तीसरा, संयोजी, कनेक्टिव। और चौथा, तंत्रिका, नर्वस ऊतक। ठीक है, चलिए जरा इनके अंदर झांकते हैं। शुरुआत करते हैं उपकला ऊतक से। एपिथेलियल। हाँ, एपिथेलियल। ये शरीर और अंगों की बाहरी या अंदरूनी सतह बनाते हैं, एक तरह से कवरिंग या लाइनिंग। हाँ, मतलब एक सुरक्षा कवच जैसा। बिल्कुल। इनकी कोशिकाएं भी अलग अलग आकार की होती हैं। चपटी हो सकती हैं, स्क्वैमस, घन जैसी, क्यूबॉइडल, या फिर खंभे नुमा, कॉलमनार। अब जो चपटी कोशिकाएं हैं, स्क्वैमस, वो भी 2 तरह की होती हैं। सिंपल मतलब सरल, सिर्फ एक परत। हाँ, कोशिकाओं की बस एक पतली सी परत, जैसे हमारे मुंह के अंदर या भोजन नली में। ये बहुत नाजुक होती हैं और चीजों के आर पार जाने में मदद करती हैं। अच्छा। दूसरी होती हैं स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित, जिसमें कई परतें हों। हाँ, इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, जैसे हमारी त्वचा।
अब सोचिए त्वचा पर कितनी रगड़ लगती है, तो यहाँ कई परतों वाली मजबूत बनावट जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल सही। और जो घनाकार कोशिकाएं हैं, क्यूबॉइडल, वो अक्सर ग्रंथियों में मिलती हैं, जैसे पसीने की या लार ग्रंथियां, जहां से कुछ स्रावित होता है। अच्छा। और खंभेनुमा कोशिकाएं जो लंबी होती हैं, वे हमारी आंत और पेट की अंदरूनी परत बनाती हैं। वहां सोखने मतलब एब्जॉर्प्शन और स्राव सिक्रीशन का काम ज्यादा होता है। कुछ खंभेनुमा कोशिकाओं पर तो छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं। सीलिया? हाँ, सीलिया, जो लगातार हिलते रहते हैं। ये श्वास नली में बलगम को या अंडाणु को डिंब वाहिनी में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बनावट काम के हिसाब से एकदम सटीक बैठती है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, तो ये थी कवरिंग की बात। अब शरीर में हरकत कैसे होती है? यहाँ काम आता है पेशीय ऊतक का। मस्क्यूलर टिश्यू। हाँ, मस्कुलर टिश्यू। ये लंबी कोशिकाओं से बना है जिनका खास काम है सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जिससे मूवमेंट होती है। बिल्कुल, जिससे गति पैदा होती है। ये 3 तरह का है, कंकाल यानी स्केलेटल, चिकनी यानी स्मूथ और हृदय यानी कार्डियक। ठीक है। कंकाल पेशी वो है जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, बाइसेप्स वगैरह। अच्छा। इनमें ना धारियां दिखाई देती हैं, स्ट्रिएशंस। और खास बात, इनकी कोशिकाएं कई केंद्रकों वाली होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि ये कई कोशिकाओं के जुड़ने से बनती हैं, जिससे ताकत ज्यादा मिले। और ये हमारी इच्छा से काम करती हैं, वॉलंटरी। लेकिन थक भी जाती हैं। हाँ, जल्दी थक भी जाती हैं। इसके ठीक उलट हैं चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स। ये हमारे अंदरूनी अंगों में मिलती हैं, जैसे पाचन नली, फेफड़ों, रक्तवाहिकाओं की दीवारों में। इनमें धारियां नहीं होती। हर कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती, इनवॉलंटरी। सोचिए अगर हमें पाचन या सांस लेने के लिए लगातार सोचना पड़ता। हाँ बिल्कुल, ये धीरे धीरे काम करती हैं और थकती नहीं, जो इन अंगों के लगातार काम करते रहने के लिए जरूरी है। और तीसरी, हृदय पेशी, कार्डियक मसल, जो सिर्फ दिल में होती है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दिल में। ये भी अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी। इसमें धारियां भी होती हैं, लेकिन इसकी कोशिकाएं शाखित होती हैं, ब्रांच्ड। एक दूसरे से जुड़कर एक जाल बनाती हैं। सही। ये बनावट दिल को एक साथ धड़कने में मदद करती है। और सबसे कमाल की बात, ये पेशी जन्म से मृत्यु तक बिना थके काम करती रहती है। अद्भुत, है ना। अब आते हैं संयोजी ऊतक पर, कनेक्टिव टिश्यू। जोड़ने वाला ऊतक। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये शरीर के अलग अलग ऊतकों और अंगों को जोड़ने, सहारा देने और बांधने का काम करता है। इसकी कई किस्में हैं। जैसे? एक है एरियोलर ऊतक। ये ढीला सा होता है, अंगों के बीच की खाली जगह भरता है, त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और मरम्मत में भी मदद करता है। हाँ, ऊतकों की मरम्मत में, मतलब इसे शरीर का पैकिंग मटेरियल कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा। इसी से जुड़ा है एडिपोज ऊतक, यानी वसा ऊतक, फैट टिश्यू, जिसमें चर्बी जमा होती है। हाँ, ये वसा जमा करता है, त्वचा के नीचे रहकर शरीर को गर्म रखता है, इंसुलेशन का काम करता है और अंदरूनी अंगों को चोट से भी बचाता है। बिल्कुल। फिर आता है डेंस कनेक्टिव ऊतक, जिसमें रेशे, फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये मजबूत होते होंगे। हाँ, बहुत मजबूत। इसके 2 मुख्य उदाहरण हैं, टेंडन, जो मजबूत रस्सी की तरह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मसल टू बोन। हाँ, और दूसरा है लिगामेंट, जो हड्डियों को जोड़ों पर एक दूसरे से बांधता है, बोन टू बोन। लिगामेंट में थोड़ी इलास्टिसिटी भी होती है। हाँ, मजबूती के साथ लचीलापन भी देता है। अच्छा, संयोजी ऊतक में कंकाल ऊतक भी शामिल है ना? हाँ। स्केलेटल टिश्यू। हाँ बिल्कुल। पहला है कार्टिलेज या उपास्थि। ये मजबूत लेकिन लचीला होता है, जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा, पिन्ना। हाँ, या नाक की नोक। ये जोड़ों को चिकना भी बनाता है। सही। और दूसरा है बोन, यानी अस्थि, हड्डी। ये तो बहुत कठोर और मजबूत होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी। हाँ, ये शरीर को ढांचा देती है, चलने फिरने में मदद करती है और नाजुक अंगों की रक्षा करती है, जैसे दिमाग और फेफड़ों की। ठीक है। और एक खास तरह का संयोजी ऊतक है तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारा रक्त, ब्लड। हाँ, ब्लड। इसमें तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन, हार्मोन ये सब होते हैं। हाँ, और इसी प्लाज्मा में तैरती हैं कोशिकाएं। हाँ, रक्त कोशिकाएं 3 तरह की हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसीज, इनमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBCs, जो हमारे शरीर की सेना है, संक्रमण से लड़ती हैं।
और प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं, क्लॉटिंग में। एक और तरल है लिम्फ। ये प्लाज्मा जैसा ही है, पर इसमें आरबीसीज नहीं होती। ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा। ये सभी मिलकर शरीर के परिवहन, सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखते हैं। बहुत बढ़िया। और अब चौथा और आखिरी प्रकार, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। जो हमारे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है। हाँ। इसकी मूल इकाई है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ये कोशिकाएं बहुत खास होती हैं। कैसे? इनका काम है बाहरी वातावरण जैसे गर्मी, ठंड, स्पर्श या शरीर के अंदर से मिलने वाली सूचनाओं, स्टिम्युलाई को ग्रहण करना और फिर में विद्युत रासायनिक संकेतों, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स में बदलना और बहुत तेजी से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। अच्छा। यही ऊतक सोचने, समझने, महसूस करने और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो हमने देखा कि कैसे ये 4 मुख्य प्रकार के ऊतक, उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका, अपने विशेष संरचना और कार्य के साथ मिलकर एक जटिल जीव का शरीर बनाते हैं। हर ऊतक का डिजाइन उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, ये समझना जीव विज्ञान की बुनियाद है और ये दिखाता है कि जीवित प्राणियों का संगठन कितना अद्भुत है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, हमारे खान पान, व्यायाम या जीवन शैली का इन अलग-अलग ऊतकों के स्वास्थ्य और काम करने के तरीके पर क्या और कैसे असर पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है जीव जगत में विविधता। जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो मतलब अनगिनत तरह के जीव दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। और इतनी विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम बनाया है, वर्गीकरण का। वर्गीकरण, हाँ। तो ये शुरू कहाँ से होता है? मतलब पहला बड़ा विभाजन किस आधार पर है? ये शुरू होता है कोशिका से, सेल के स्ट्रक्चर से। देखिए, मोटे तौर पर ना जीवों को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, कौन कौन से? एक हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। नाम थोड़े टेक्निकल हैं, पर इनका जो बेसिक फर्क है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। इन्हें शायद किंगडम मोनेरा में रखते हैं ना? जी हाँ, किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट्स की पहचान है कि इनकी कोशिकाएं बहुत सरल होती हैं। समझिए जैसे एक सिंगल रूम का स्ट्रक्चर। सिंगल रूम मतलब इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वो झिल्ली वाला केंद्रक नहीं होता, और ना ही दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल। सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा, और ये खाते क्या हैं? मतलब पोषण कैसे लेते हैं? इसमें भी वैरायटी है। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी या केमिकल से। उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। हाँ, स्वपोषी। और बाकी दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो हुए हेट्रोट्रॉफिक, यानी विषमपोषी। और इनकी कोशिका के बाहर सेल वॉल, वो कोशिका भित्ति, वो होती है या नहीं? वो हो भी सकती है और नहीं भी, ये ग्रुप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो काफी सरल जीव हैं ये। कुछ उदाहरण देंगे इनके, जैसे बैक्टीरिया वगैरह? बिल्कुल, बैक्टीरिया इसका क्लासिक उदाहरण है। इसमें भी जैसे आर्कीबैक्टीरिया है, जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे गर्म पानी के झरने या बहुत ज्यादा नमक वाली जगहों पर मिलते हैं। अरे वाह। और फिर है यू बैक्टीरिया, जो हमें आमतौर पर मिलते हैं मिट्टी में, पानी में, हमारे शरीर पर भी। एक और जरूरी ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। इन्हें कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। हाँ, सुना है। ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना? एकदम सही। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये हुई प्रोकैरियोट्स की बेसिक कहानी। समझ गई। सरल कोशिका, न्यूक्लियस नहीं, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी, और उदाहरण में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। परफेक्ट। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट से अलग कैसे हैं? यूकैरियोट्स? हाँ। इनकी कोशिकाएं ज्यादा विकसित और जटिल होती हैं। समझिए जैसे एक बड़ा घर जिसमें अलग अलग कमरे हैं, हर कमरे का अपना काम। अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइज ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। इनमें एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। और भी कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह। और यूकैरियोट्स में भी तो अलग अलग तरह के जीव होते हैं, कुछ एक कोशिका वाले, कुछ हम जैसे बहुकोशिकियां। बिल्कुल, यूकैरियोट्स एक कोशिका वाले यानी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं से बने मल्टीसेल्यूलर भी।
तो पहले यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की बात करें, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। हाँ जी, किंगडम प्रोटिस्टा। ये बड़े दिलचस्प जीव हैं। ये पानी में या नमी वाली जगहों पर ज्यादातर मिलते हैं। इनमें क्या खास बात है? इनमें अक्सर चलने फिरने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे किसी में सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बालों जैसे, किसी में फ्लैजेलम होता है, एक लंबी पूंछ जैसा। अच्छा, चलने के लिए। हाँ, और इनमें सेल वॉल आमतौर पर नहीं होती। एक आध अपवाद हैं जैसे यूग्लिना, पर ज्यादातर में नहीं होती। पोषण के मामले में ये भी ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के कुछ उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम। हाँ, बिल्कुल। एक कोशिकीय शैवाल, डायटम्स और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटोजोआ में ये चलने के तरीके बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पैरामीशियम कैसे चलता है? पैरामीशियम के पूरे शरीर पर हजारों छोटे छोटे सीलिया होते हैं। वो सब एक साथ मूव करते हैं, जैसे चप्पू चलाते हैं ना, वैसे। ओके, सीलिया से। और यूग्लिना? यूग्लिना में एक या दो लंबे फ्लैगेलम होते हैं। वो उसे व्हिप की तरह, मतलब चाबुक की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। और अमीबा? उसका तो कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता। सही कहा। अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। वो अपनी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाकर नकली पैर बनाता है, जिन्हें कहते हैं स्यूडोपोड। स्यूडोपोड। हाँ, स्यूडो मतलब नकली, पोड मतलब पैर। इन्हीं से वो धीरे धीरे खिसकता है और अपना खाना भी पकड़ता है। ये स्यूडोपोड वाली बात जरूर याद रखनी चाहिए। हाँ, ये तो वाकई अनोखा है। तो ये हो गए प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पर। जी। अब यहाँ एक और बड़ा डिवीजन आता है। वो क्या? वो इस आधार पर है कि सेल वॉल है या नहीं। अच्छा, तो पहले वो ग्रुप देखते हैं जिनमें सेल वॉल होती है। इसमें कौन आते हैं? पौधे, फंगस। हाँ, इसमें मुख्य रूप से दो किंगडम आते हैं, फंगी, कवक और प्लांटी, पादप। पहले फंगस की बात करते हैं। मशरूम, यीस्ट, मोल्ड्स, ये सब। बिल्कुल। फंगस में ज्यादातर मल्टीसेल्युलर होते हैं, बस यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेल्युलर है। और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पौधों की तरह सेल्यूलोज की? नहीं, यही तो खास बात है। फंगस की सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसे कहते हैं चिटिन। चिटिन? अरे, ये तो वो है ना जो कीड़े मकोड़ों के बाहरी कवच में होता है। एकदम सही, वही चिटिन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये तो हरे नहीं होते। सही पकड़ा। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरों से पोषण लेते हैं। दो तरीके हैं इनके। कौन से? या तो ये मरे हुए, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से पोषण खींचते हैं। ऐसे फंगस को कहते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक? अच्छा, जैसे लकड़ी पर उगने वाले मशरूम। हाँ, या फिर ये किसी जिंदा होस्ट पौधे या जानवर पर रहते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं। इन्हें कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, जैसे दाद खाज करने वाले फंगस? जी हाँ, फंगस हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी। फायदेमंद कैसे? यीस्ट का तो पता है, ब्रेड और बेकरी में यूज होता है। हाँ, और फर्मेंटेशन में भी। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान है एंटीबायोटिक्स का। पेनिसिलिन नाम सुना है? पेनिसिलिन? हाँ, वो पहली एंटीबायोटिक। बिल्कुल। वो एक फंगस पेनिसिलियम से ही मिली थी और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये नाम भी याद रखना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके। और फंगस का कोई और खास उदाहरण? एक और बहुत दिलचस्प उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन? ये तो वो होते हैं ना जो पत्थरों पर या पेड़ों की छाल पर रंगीन पैच जैसे दिखते हैं। हाँ, वही। लाइकेन असल में दो जीवों का कॉम्बिनेशन है, एक फंगस और एक एल्गी या शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। दो जीव एक साथ? हाँ, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब सहजीवन। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है और फंगस उसे रहने की जगह, पानी और मिनरल्स देता है। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। वाह, ये तो कमाल का रिश्ता है ना? तो ये हुई फंगस की बात। चिटिन वाली सेल वॉल, हेट्रोट्रॉफिक पोषण और यीस्ट, पेनिसिलिन, लाइकेन जैसे उदाहरण। और सेल वॉल वाले मल्टीसेल्युलर में दूसरा ग्रुप था प्लांटी, यानी पौधे। जी, किंगडम प्लांटी। इसमें सारे पौधे आते हैं, छोटे मॉस से लेकर बड़े पेड़ों तक। इनमें सेल वॉल होती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे। हाँ, बिल्कुल। इस पर तो अलग से काफी बात हो सकती है। तो अब आखिर में वो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती। हाँ, वो हैं हम सब, किंगडम एनिमेलिया,
यानी जंतु जगत। हम लोग, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब। हमारी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और हम सब हेट्रोट्रॉफिक हैं, मतलब पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये हो गया पूरा वर्गीकरण एक तरह से, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, फिर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में भी सेल वॉल वाले, फंगस, प्लांटी, और बिना सेल वॉल वाले एनिमेलिया। बिल्कुल, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जीवन की इस विशाल विविधता को समझने का, कोशिका की बनावट और सेल वॉल जैसे फीचर्स के आधार पर। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल ही काफी हैं जीवों को समझने के लिए, या उनके बीच के जो गहरे रिश्ते हैं, उनका विकास कैसे हुआ, पर्यावरण में वो क्या रोल निभाते हैं, ये सब भी उतना ही जरूरी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और सच कहूं तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, वर्गीकरण के तरीके भी बदल रहे हैं। अब जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करके जीवों के एवोल्यूशनरी रिश्तों को, उनके विकास के इतिहास को ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये वर्गीकरण स्टैटिक नहीं है, ये लगातार अपडेट होता रहता है। मतलब ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम का वर्गीकरण। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं ना? बिल्कुल, हाँ। तो इसकी बुनियादी समझ होना मतलब बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हम जानेंगे कि पौधों को किन मुख्य समूहों में बांटा गया है, कैसे उनकी पहचान करें। बिल्कुल। और ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, पौधों के वर्गीकरण को समझना असल में उनके विकास की कहानी को समझना है। अच्छा। हाँ, मतलब कैसे पानी में रहने वाले सरल जीवों से धीरे धीरे जमीन पर राज करने वाले जटिल पौधे बने। हाँ। ये पूरा एक सफर है। दिलचस्प। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे सरल वाले कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका शरीर, मतलब वो जड़, तना और पत्तियों में बटा हुआ नहीं होता। अच्छा, तो फिर कैसा होता है? बस एक थैली या थैलिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। इनमें मुख्य रूप से शैवाल यानी एल्गी आते हैं। ओ, एल्गी। हाँ, जो ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। जैसे वो तालाबों में या नमी वाली दीवारों पर हरी हरी काई जम जाती है वो। ही बिल्कुल, वो हरे शैवाल क्लोरोफाइसी हो सकते हैं, और रंग के आधार पर ही इन्हें मतलब हरे, भूरे और लाल शैवाल में बांटा जाता है। अच्छा। और एक जरूरी बात, इनमें वो संवहन ऊतक, मतलब जाइलम, फ्लोएम, वो सब नहीं होता। तो पानी और खाना ऊपर नीचे ले जाने का सिस्टम नहीं है इनमें, मतलब पूरी तरह पानी पर ही निर्भर हुए हैं ये तो। हाँ, बिल्कुल। फिर इनसे थोड़े विकसित कौन से पौधे आए? इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। यस। ये जमीन पर उगने वाले पहले पौधों में से थे, कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह जमीन के नहीं हो पाए। पूरी तरह नहीं हो पाए, मतलब इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर? हाँ। जैसे मेढक होता है, पानी और जमीन दोनों चाहिए। हाँ, ठीक समझे। ये रहते तो जमीन पर हैं, खासकर नमी और छायादार जगहों पर निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। ओके। और इनमें भी असली जड़, तना, पत्ती और वो वैस्कुलर टिश्यू वो नहीं होते, जैसे मॉस है, रिक्सिया, मार्केंशिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये जमीन पर आने की कोशिश तो थी, पर पानी से पूरी तरह आजादी नहीं मिली इनको। अगला कदम क्या था विकास में? अगला और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है टेरिडोफाइटा। क्या? यहाँ दो बड़े बदलाव दिखते हैं। क्या? पहली बार पौधों में संवहन ऊतक, मतलब वो वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, वो विकसित हुए। अच्छा। और साथ ही इनमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं भी साफ साफ दिखने लगीं। अरे वाह! संवहन ऊतक आने से तो ये पानी और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ऊपर तक पहुंचा सकते होंगे। बिल्कुल। शायद इसीलिए ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा बड़े भी होते हैं, जैसे वो फर्न होते हैं ना। बिल्कुल सही। संवहन ऊतक ने इन्हें जमीन पर ज्यादा सफल बनाया। फर्न इसका सबसे कॉमन उदाहरण है। हाँ, देखा है मैंने। लेकिन एक चीज इनमें अभी भी ब्रायोफाइटा जैसी ही थी। क्या? ये भी बीजों से नहीं बल्कि बीजाणुओं यानी स्पोर्स से प्रजनन करते थे और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भर थे। अच्छा, तो बीज अभी भी नहीं आए थे? नहीं, इसीलिए ज्यादातर ठंडी, गीली, छायादार जगहों पर ही मिलते हैं। तो मतलब असली गेम चेंजर बीज का आना रहा होगा फिर? निश्चित रूप से। जिन पौधों में बीज बनते हैं उन्हें कहते हैं फैनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा। ये सबसे विकसित पौधे हैं। अच्छा। इन्हें दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म
मैंने पढ़ा है जिम्नो मतलब नग्न और स्पर्म मतलब बीज। तो क्या इनके बीज खुले में होते हैं, मतलब फल के अंदर बंदी? एकदम सही पकड़ा। इनके बीज अंडाशय यानी ओवरी में बंद नहीं होते, इसीलिए फल नहीं बनता। बीज सीधे दिखते हैं, जैसे कोन पर लगे होते हैं। अच्छा। ये ज्यादातर सदाबहार पेड़ या झाड़ियां होते हैं, जैसे चीड़। हाँ, पहाड़ों पर होते हैं। हाँ, चीड़, साइकस, देवदार, ये ठंडे इलाकों में खूब मिलते हैं। ठीक है। और फिर आते हैं सबसे सफल और हमारे आसपास सबसे ज्यादा दिखने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म। बिल्कुल, एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत बीजी पौधे। आवृत मतलब ढका हुआ। तो इनके बीज ढके हुए हैं? हाँ, इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये पुष्पीय पौधे हैं, मतलब जिनमें फूल खिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज धरती पर इन्हीं का बोलबाला है। सही बात है। इनमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ एकदम विकसित होता है, सबसे एडवांस्ड। तो मतलब हमारे खाने पीने की ज्यादातर चीजें, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये सब एंजियोस्पर्म्स ही हैं। हाँ बिल्कुल, गेहूं, चावल, आम, गुलाब, सरसों सब इसी में आते हैं। अच्छा, इनको भी आगे बांटा गया है क्या? हाँ, बीज में मौजूद बीज पत्रों यानी कॉटिलिडन्स की संख्या के आधार पर। ओके। एक होते हैं एक बीज पत्री, मोनोकॉट्स, जिनमें एक बीज पत्र होता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, घास, प्याज, लहसुन। ठीक है। और दूसरे द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, जैसे चना, मटर, सरसों, आम, नीम, दालें। समझ गया। तो ये है पौधों के वर्गीकरण की एक पूरी तस्वीर, थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक का सफर। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे जीवन पानी से निकलकर जमीन पर इतना सफल हुआ। हाँ, और ये विकास का क्रम जानना सिर्फ मतलब रटने के लिए नहीं है, ये हमें इकोसिस्टम को समझने में मदद करता है। कैसे अलग-अलग पौधों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाला, है ना? बिल्कुल। सोचने वाली बात ये भी है कि पौधों के इस क्रमिक विकास ने, जैसे जमीन पर आना, फिर वो संवहन तंत्र बनाना, फिर बीज बनाना, इसने पृथ्वी पर बाकी जीवन को, जैसे जानवरों और यहाँ तक कि हम इंसानों के विकास को कैसे प्रभावित किया होगा। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के विशाल संसार को समझने की कोशिश करते हैं। जीवों को कैसे बांटा गया है, इसके कुछ आधार हैं, जैसे उनका शारीरिक संगठन कैसा है, कोशिका स्तर का है या ऊतक या फिर अंग स्तर का। उनमें सम्मिति मतलब सिमिट्री कैसी है, क्या उन्हें बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, और क्या उनमें देह गुहा यानी बॉडी कैविटी है। ये वर्गीकरण समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सवाल इन्हीं विशेषताओं से बनते हैं। बिल्कुल। और ये वर्गीकरण असल में ना जीवन के विकास की कहानी भी बताता है, कैसे सरल जीवों से जटिल जीव बने। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे सरल वाले? हाँ, शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। फाइलम पोरीफेरा ये सबसे बेसिक जीव हैं। इनमें बस कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकाएं तो हैं, पर उन्होंने मिलकर ऊतक या टिश्यू नहीं बनाए हैं अभी। सही कहा। और इनके शरीर पर ना छोटे छोटे बहुत सारे छेद, पोर्स होते हैं, जिनसे पानी अंदर जाता है, और एक कैनाल सिस्टम होता है, उसी से खाना, ऑक्सीजन सब मिलता है। इनमें कोई फिक्स शेप या सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होते हैं ये। और इनका ढांचा वो कंकाल जैसा। हाँ, वो कंटिकाओं मतलब स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। स्पॉन्जिला इसका एक आम उदाहरण है। ठीक है, तो ये हुए पोरीफेरा। अब इनसे एक स्टेप आगे। हाँ, अगला फाइलम है सिलिंट्रेटा या निडारिया, कोइलेंटेराटा और निडारिया। अच्छा, इनमें क्या खास है? यहाँ अब संगठन का स्तर बढ़ गया। अब आ गया ऊतक स्तर, टिश्यू लेवल। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रही हैं, और सिमिट्री भी है, अरीय सममिति, रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब जैसे केक को सेंटर से काटो। बिल्कुल, किसी भी प्लेन से सेंटर से काटो, बराबर हिस्से मिलेंगे। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है वो नीडोब्लास्ट सेल्स, सिएनोब्लास्ट्स। नीडोब्लास्ट्स वो क्या होती हैं? ये खास सेल्स हैं जिनमें डंक होता है, स्टिंगिंग सेल्स, शिकार पकड़ने और बचाव दोनों के लिए। हाइड्रा और जेलीफिश इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, तो पहले सिर्फ कोशिकाएं, फिर ऊतक बने, अब ऑर्गन्स की बारी। बिल्कुल। अगला पड़ाव है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ अब अंग स्तर मतलब ऑर्गन लेवल का संगठन दिखने लगता है। और सिमेट्री भी बदल गई, अब है द्विपार्श्व सम्मिति, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल यानी सिर्फ एक ही तरीके से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है,
लेफ्ट और राइट। एग्जैक्टली सोचो, इससे जीव को एक डायरेक्शन में मूव करने में मदद मिली होगी। हाँ, और ये चपटे होते हैं ना, ऊपर से नीचे। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। हाँ हाँ, इसीलिए तो इन्हें चपटे कृमि या फ्लैटवर्म्स कहते हैं। लेकिन इनमें वो बॉडी कैविटी, देह गुहा, वो अभी नहीं बनी है। ये अकोइलोमेट हैं। एसिलोमेट है। सही, कोई सीलोम नहीं। टेपवर्म जैसा पैरासाइट इसी ग्रुप में आता है। ओके, इन चपटे कृमियों के बाद कौन? इनके बाद आते हैं गोल कृमि, राउंड वर्म्स, फाइलम एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोडा। एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोडा, इनमें संगठन और बेहतर हो गया, अंग तंत्र स्तर का। ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल सिमेट्री तो है ही। और इनमें वो कैविटी जैसी चीज होती है, पर सच्ची नहीं, स्यूडोसिलोमेट। बिल्कुल, कूट गुहिक, स्यूडोसिलोमेट, सच्ची वाली बॉडी कैविटी नहीं है। एस्कैरिस इसका कॉमन उदाहरण है, वो पेट के कीड़े वाला। समझ गई। अब आते हैं सच्ची बॉडी कैविटी वाले जीवों पर, ट्रूकोलोम। हाँ, फाइलम एनालिडा। एनालिडा, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन इनकी खास बात है इनका शरीर, जो अंदर और बाहर से खंडों में, सेगमेंट्स में बटा होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जैसे केचुआ, अर्थवर्म। हाँ, केचुआ, जोंक यानी लीच, ये सब इसी में आते हैं। केचुए में चलने के लिए वो छोटे कांटे जैसे सीटी भी होते हैं ना? हाँ, होते हैं। ये सेगमेंटेशन और ट्रू सिलोम, ये एवोल्यूशन में बड़े स्टेप्स थे। निश्चित रूप से। अच्छा, अब उस फाइलम की बात करते हैं जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा जीव हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है ये। अरे वाह, इतना सक्सेसफुल क्यों है ये ग्रुप? कई कारण हैं। एक तो इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, चलने फिरने में आसानी। फिर शरीर के बाहर काइटिन का बना एक मजबूत कवर, एक्सोस्केलेटन, जो प्रोटेक्शन देता है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वो ओपन होता है। हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, केकड़े हम देखते हैं ना, सब इसी में आते हैं। कमाल है। अच्छा, फिर दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? वो है मोलस्का। मोलस्का। इनका शरीर बहुत नरम होता है, सॉफ्ट बॉडी, और ज्यादातर के ऊपर एक कवच, एक शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे घोंघा या सीप। बिल्कुल, स्नेल, पाइला, ऑयस्टर, इनमें एक मेंटल नाम की परत होती है जो उस शेल को बनाती है। और ऑक्टोपस भी इसी में आता है, पर उसमें तो शेल नहीं होता। हाँ, ऑक्टोपस भी मोलस्क है, उसमें बाहरी शेल नहीं होता, पर वो है इसी ग्रुप का। बड़ा इंटेलिजेंट भी होता है। दिलचस्प। ठीक है, मोलस्का के बाद फाइलम एकाइनोड्रोमेटा। एकाइनोडर्मेटा। ये सारे के सारे समुद्र में रहते हैं और इनकी स्किन पर कांटे जैसे होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड, जैसे स्टारफिश। तारा मछली। हाँ इनकी सिमेट्री के बारे में कुछ अनोखा था ना? हाँ, बहुत अनोखा। इनके लार्वा में तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, जैसे हम में। हाँ। पर जब वो बड़े एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। अरे, एडल्ट में रेडियल? हाँ, ये तो अजीब है ना? और इनकी एक और पहचान है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र। पानी के प्रेशर से चलने वाला एक सिस्टम जो लोकोमोशन, खाना पकड़ने, सांस लेने, सब में मदद करता है। ये सिर्फ इन्हीं में मिलता है। अद्भुत। अच्छा, और अब सबसे विकसित समूह जिसमें हम भी आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इनकी पहचान 3 मुख्य चीजों से होती है जो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर जरूर होती हैं। एक तो नोटोकॉर्ड, एक लचीली रॉड जैसी संरचना। दूसरी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जो हमारे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और तीसरी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी क्लोम दरारें। और इसी कॉर्डेटा के अंदर आते हैं वर्टिब्रेटा, यानी कशेरुकी, जिनमें नोटोकॉर्ड की जगह रीढ़ की हड्डी आ जाती है। बिल्कुल, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रेटा को हम मोटे तौर पे 5 क्लास में बांटते हैं। पहली, पिसीज यानी मछलियां, 2 चेम्बर्ड हार्ट, गिल से सांस लेती हैं। दूसरी, एम्फीबिया, उभयचर, जैसे मेंढक, 3 चेम्बर्ड हार्ट, पानी जमीन दोनों पर। फिर रेप्टिलिया, रेंगने वाले, सांप, छिपकली, इनमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ, पर एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, फिर चौथी क्लास है एवीज, यानी पक्षी, पंख, 4 चेम्बर्ड हार्ट और वार्म ब्लडेड। सही। और आखिर में 5वीं क्लास, मैमेलिया, स्तनधारी, हम सब, 4 चेम्बर्ड हार्ट, शरीर पर बाल, मेमोरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां, और हम भी वार्म ब्लडेड हैं।
तो ये हो गया जंतु जगत का एक पूरा वर्गीकरण का खाका। हाँ, हर फाइलम की अपनी पहचान, अपनी खासियतें हैं जो विकास के क्रम को भी दिखाती हैं। सच में ये विशेषताएं और उदाहरण ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए भी है, जैसे जैसे जीव सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते गए, उनके शरीर से वेस्ट निकालने के तरीके, मतलब एक्सक्रीशन के तरीके कैसे बदले? पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक उत्सर्जन अंगों का विकास कैसे हुआ? इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बेहतरीन सवाल। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, तो इस वर्गीकरण पर आपके क्या विचार है या कोई और प्रश्न मन में आ रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो आइए अब एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरते हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एसएससी, यूपीएससी जैसे कई एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। मानव और पौधों की नियंत्रण प्रणाली, कैसे हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, और पौधे बिना दिमाग के कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आज हम इसी के मुख्य पहलुओं को समझेंगे। मस्तिष्क के हिस्से, तंत्रिका तंत्र की बारीकियां, पौधों की गतियां और हाँ, हार्मोन्स का कमाल दोनों में। बिल्कुल। ये समझना काफी फैसिनेट करता है कि कैसे ये सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर मतलब एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। मस्तिष्क से लेकर मिनोक कोशिकाओं तक फैला तंत्रिका तंत्र और फिर वो रासायनिक संदेशवाहक मतलब हार्मोन्स, सब एक दूसरे से जुड़ा है। हम उन खास बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर से, मस्तिष्क। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जी बिल्कुल। इसमें ये जो अग्र मस्तिष्क है, कहते हैं हमारी सोच, याददाश्त, इच्छा शक्ति सब यहीं से कंट्रोल होती है। हाँ, काफी हद तक। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। यही वो हिस्सा है जो सोचने, समझने, याद रखने जैसे जटिल काम करता है। इसी में थैलेमस भी होता है। ये हमें दर्द, ठंडा, गरम ये सब महसूस कराता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाँ, इसके बारे में सुना है। ये बहुत छोटा होता है पर काम बड़े करता है। बिल्कुल। ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद इन सब को तो कंट्रोल करता ही है। साथ ही हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, खुशी इनको भी रेगुलेट करता है। और खास बात यह है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन वाला सिस्टम, इनके बीच एक पुल की तरह काम करता है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, उनके क्या मुख्य काम है? देखिए, मध्य मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से देखने और सुनने से जुड़ी कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे अचानक तेज रोशनी में आंखों की पुतली का सिकोड़ जाना या किसी आवाज की तरफ एकदम से सिर घुमाना, जी, ये सब। ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क? पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम। ये शरीर का संतुलन, उसका पोस्चर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो गिरते नहीं, वो इसी की वजह से। फिर है पॉन्स। ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के बीच आप कह सकते हैं एक रिले स्टेशन का काम करता है, संदेशों को इधर उधर भेजता है। और फिर है मेड्यूला। ये तो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। मेड्यूला क्यों? क्योंकि ये उन कामों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई सीधा बस नहीं चलता। सांस लेना, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ये सब जरूरी ऑटोनॉमिक फंक्शंस मेड्यूला ही संभालता है। बाप रे, मतलब ये सब कितना ऑटोमेटिक चलता रहता है, पर ये संदेश पूरे शरीर में फैलते कैसे? मस्तिष्क अकेले तो ये सब नहीं कर सकता। यहीं पर तंत्रिका रोल आता है। सही कहा? बिल्कुल सही। मस्तिष्क इसी विशाल नेटवर्क का एक बल्कि सबसे अहम हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इसकी सबसे बुनियादी इकाई है न्यूरॉन। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। बिजली के तारों की तरह समझ लीजिए। हाँ। सूचनाओं को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। न्यूरॉन। हाँ। और वो जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, हाँ, उसे सिनेप्स कहते हैं। ये बहुत छोटी सी जगह होती है जहां एक न्यूरॉन का सिग्नल अक्सर कुछ केमिकल्स के जरिए अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। यही सूचना का आदान प्रदान होता है। और मोटे तौर पर इस पूरे सिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, जिसमें वो सारी नसें आती हैं जो सीएनएस से निकलकर पूरे शरीर में फैली हैं और संदेश लाती ले जाती हैं। समझ गई। ये तो हुई हमारी बात, पर पौधों में कैसे होता है ये सब? उनमें तो दिमाग या नसें नहीं होती, फिर भी जैसे वो छुई मुई का पौधा है, छूते ही मुरझा जाता है। हाँ,
पौधों में प्रतिक्रिया का तरीका अलग है। उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर वो भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 तरह की गतियां देखी जाती हैं, नेस्टिक और ट्रोपिक। नेस्टिक और ट्रोपिक। नेस्टिक गति वो है जो बाहरी उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं करती। जैसे आपने छुई मुई का उदाहरण दिया, छूने पर पत्तियां बंद हो जाती हैं, चाहे किसी भी दिशा से छुओ। या कुछ फूलों का सुबह खिलना और शाम को बंद हो जाना, ये भी नेस्टिक गति है। अच्छा, और ट्रोपिक गति वो दिशा पर निर्भर करती है। हाँ, ट्रॉपिक गति उत्तेजना की दिशा में या उससे उल्टी दिशा में होती है। ये पौधों के बढ़ने और विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे तने का हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ना, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जड़ों का पानी की तलाश में जमीन में नीचे की तरफ बढ़ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म। या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में जड़ों का नीचे जाना, जियोट्रॉपिज्म। यहां तक कि पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना भी एक तरह का रासायनिक खिंचाव है, कीमोट्रॉपिज्म। कमाल है, पौधे भी कितने स्मार्ट होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हार्मोन्स पर। ये तो जानवरों में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं ना, और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऐसा क्यों? जी, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद तो कई हार्मोन बनाती ही है, साथ ही ये दूसरी कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल, इनको भी कंट्रोल करती है। ये खुद ग्रोथ हार्मोन बनाती है। अगर बचपन में ये कम बने तो व्यक्ति बौना रह जाता है, डोर्फिज्म। और अगर वयस्क होने के बाद ये ज्यादा बनने लगे तो हाथ, पैर, चेहरा अजीब तरह से बड़े हो जाते हैं। उस स्थिति को एक्रोमेगाली कहते हैं। ओ, और वो लड़ो या भागो वाला हार्मोन, वो कौन सी ग्रंथि बनाती है? वो है एड्रेनलिन। ये एड्रेनल ग्रंथि बनाती है जो हमारी किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह बैठी होती है। जब भी कोई खतरा या तनाव होता है तो यही हार्मोन निकलता है। दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, ताकि हम उस स्थिति का सामना कर सकें या वहां से भाग सकें। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अच्छा, और थायराइड गले में होती है शायद? हाँ बिल्कुल, थायराइड ग्रंथि गले में होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, मतलब ऊर्जा कैसे इस्तेमाल होगी, उसे कंट्रोल करता है। अगर आयोडीन की कमी हो तो ये ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंगा कहते हैं, क्योंकि थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। फिर पेंक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये ठीक से ना बने या काम ना करे तो डायबिटीज हो जाती है। और हाँ, लिंग हार्मोन्स भी तो हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन है शायद जो नींद के लिए जिम्मेदार है। हाँ, वो है मेलाटोनिन। इसे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि बनाती है। ये हमारे सोने जागने का जो चक्र है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। अंधेरा होने पर यह ज्यादा बनता है, जिससे नींद आती है। इंटरेस्टिंग। क्या पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे शरीर में है वैसे? हाँ, पौधों में भी ऐसे ही रासायनिक रेगुलेटर होते हैं, जिन्हें हम पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। इनके काम भी पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये दोनों मुख्य रूप से पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, कोशिकाओं को लंबा करते हैं, तने की वृद्धि करते हैं। साइटोकाइनिन है, ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है। फिर एक है एब्सिसिक एसिड, ABA। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन पौधों में? हाँ, जब पौधे पर कोई तनाव होता है, जैसे पानी की कमी, तो ABA वृद्धि को रोकता है, पत्तियों के रंध्र बंद करवाता है ताकि पानी का नुकसान कम हो। ये बीजों को सुप्त अवस्था में भी रखता है। और एक बहुत खास है इथिलीन। ये गैसीय अवस्था में होता है और फलों को पकाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। अच्छा, तो एथिलीन से फल पकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, चाहे इंसान हो या पौधे, उनका पूरा जीवन मस्तिष्क, नसों और इन हार्मोन्स के एक बेहद जटिल और शानदार तालमेल पर निर्भर करता है। ये सब कितने इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन नियंत्रण प्रणालियों का आपसी समन्वय, उनका संतुलन ही जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इनमें से किसी भी एक सिस्टम में जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है, और उसका कितना बड़ा असर हो सकता है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई पौधा रोशनी की तरफ बढ़ता दिखे या किसी तनावपूर्ण स्थिति में खुद का दिल तेजी से धड़कता महसूस हो, तो इन अद्भुत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में जरूर सोचिएगा। ये वाकई हमें चलाते हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में साझा करें। अब हमारा अगला टॉपिक है
प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ये जीव विज्ञान का एक कह सकते हैं बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एसएससी, यूपीएससी सब में इससे सवाल आते हैं। सही। तो मोटे तौर पर समझे तो जीव दो तरीकों से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एक है एसेक्सुअल, जिसमें एक ही पेरेंट काफी है, और दूसरा सेक्सुअल, जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं ताकि एग्जाम के लिए जो मुख्य बातें हैं वो क्लियर हो जाएं। शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसमें जैसा कहा सिर्फ एक पेरेंट से नया जीव बन जाता है। इसके कई इंटरेस्टिंग तरीके हैं। जैसे अमीबा जैसे छोटे जीव में होता है बाइनरी फिशन, मतलब एक सेल सीधे 2 में बढ़ जाता है। बहुत सिंपल और काफी तेज भी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए। एग्जैक्टली। फिर कुछ में जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है, एक से ढेर सारे नए सेल्स बन जाते हैं। अच्छा। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। ये स्पाइरोगैरा जैसे एल्गी में दिखता है। शरीर बस टुकड़ों में टूट जाता है और कमाल की बात है हर टुकड़ा एक नया जीव। वाओ, ये तो काफी एफिशिएंट लगता है ना? और हाँ, बडिंग भी एक तरीका है। हाइड्रा या यीस्ट में देखा होगा, एक छोटा सा बड जैसा उभार निकलता है। हाँ, वो फिर अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। एक और है रीजेनरेशन, प्लानेरिया में काफी फेमस है। अगर उसको काट दें तो कटे हुए हिस्से से पूरा नया जीव बन सकता है। रीजेनरेशन तो कमाल है। और फंगाई में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, जैसे राइजोपिस में छोटे छोटे स्पोर से नए फंगाई उग जाते हैं। ये सब तरीके जो हैं एसेक्सुअल वाले, खासकर जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए अपनी पॉपुलेशन मतलब अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने का एक बहुत कुशल तरीका है, एफिशिएंट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो नए जीव बनते हैं ना, वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, एकदम कॉपी, मतलब कोई वेरिएशन नहीं। कोई वेरिएशन नहीं। तो अगर एनवायरनमेंट स्टेबल है, बदल नहीं रहा, तब तो ये बढ़िया है। लेकिन अगर बदलाव आए तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, पौधों में भी एक खास तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। हाँ, इसमें पौधे के किसी हिस्से से, जैसे जड़ हो गई, तना या पत्ती, उससे पूरा नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे हम गुलाब की टहनी काट कर लगा देते हैं, वो कटिंग कहलाता है। हाँ, वो कटिंग है। या फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, नींबू में, स्ट्रॉबेरी में एक पौधे का हिस्सा दूसरे पर जोड़ देते हैं ताकि दोनों के अच्छे गुण मिल सकें या एक के गुण दूसरे में आ जाए। करेक्ट। और अब तक ये एडवांस टेक्निक भी है, टिश्यू कल्चर। लैब में छोटे से प्लांट टिश्यू से हजारों पौधे बना सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा बहुत साफ है। अगर कोई पौधा है जिसके फल बहुत अच्छे हैं या फूल बहुत सुंदर है, तो इस टेक्निक से हम बिल्कुल वैसा ही उसकी कॉपी, नया पौधा, और वो भी तेजी से बना सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में तो इसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन हाँ, यहाँ भी वही बात आ जाती है, जेनेटिक वेरिएशन की कमी। तो मतलब अगर कोई बीमारी आई तो सभी पौधों पर एक साथ असर हो सकता है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ये इसका एक रिस्क फैक्टर है। सही कहा। तो एसेक्सुअल हो गया स्पीड और कॉपी बनाने का तरीका। लेकिन अगर बदलते माहौल में अडेप्ट करना हो, वेरिएशन चाहिए हो, तो वहां पर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भूमिका। हाँ, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, और उनके स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, वो मिलते हैं। पहले पौधों में देख लेते हैं। यहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फूल है, फ्लावर। फूल में स्टेमन, पुंकेसर, मेल पार्ट है। ये बनाता है पॉलन ग्रेन्स, परागकण। इन्हीं में मेल गैमेट होता है। ओके। और पिस्टल, स्त्री केसर, फीमेल पार्ट है। इसके अंदर होती है ओवरी, अंडाशय, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, बीजांड, जिनमें फीमेल गैमेट होता है। ठीक है। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स किसी तरह स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा पिस्टल का ही हिस्सा है, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, परागण। और ये कैसे होता है? हवा से, पानी से? हाँ, हवा से हो सकता है, पानी से, या फिर कीड़े मकोड़ों से, जैसे मधुमक्खी, तितलियां। फिर जब पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट निकलकर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट से मिलता है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फल बन जाती है और ओव्यूल्स बन जाते हैं बीज, सीड। अच्छा, तो फल और बीज ऐसे बनते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, अब आते हैं मनुष्यों पर, ह्यूमंस में। यहाँ भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग हैं। मेल सिस्टम में टेस्टीज होते हैं जो स्पर्म यानी मेल गैमीट्स बनाते हैं,
और फीमेल सिस्टम में ओव्यूल होती है, जो ओवा या एग्स फीमेल गैमीट्स बनाती हैं। राइट। और आमतौर पर इन दोनों का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में होता है। फलोपियन ट्यूब में, ओके। इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जो मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी। जैसे आईवीएफ सुना होगा। हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ये एक मददगार टेक्निक है उन कपल्स के लिए जिन्हें नेचुरली प्रेगनेंसी में मुश्किल आ रही हो। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। बिल्कुल। एक और जरूरी हेल्थ पॉइंट है सर्विकल कैंसर। इसका संबंध अक्सर एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से पाया गया है। हाँ, इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं अब। अवेयरनेस जरूरी है। बहुत जरूरी। फिर बर्थ कंट्रोल के सर्जिकल मेथड्स हैं, पुरुषों के लिए वेसेक्टमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। ये परमानेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। हाँ, और एक थोड़ी अनोखी बात, कुछ जीवों में पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। अच्छा, वो क्या है? इसमें जैसे कुछ छिपकलियों में या मधुमक्खियों में एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही, मतलब बिना स्पर्म के मिले ही डेवलप हो जाता है नए जीव में। वाओ, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट, ये तो अलग ही है। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब आनुवंशिक विविधता। हाँ, ये एसेक्सुअल से उसको अलग करती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो अलग पेरेंट्स के जीन्स मिल रहे हैं, तो जो नई संतति पैदा होती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी अलग होती है। एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। और इस वेरिएशन का फायदा ये है कि यही वेरिएशन प्रजातियों को, स्पीशीज को बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में, ढलने में मदद करता है। एवोल्यूशन का बेस यही है। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है ये वेरिएशन, बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सही समझ होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि प्रजनन के ये दो मुख्य तरीके हैं। एक एसेक्सुअल जो तेजी से आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। हाँ, जिसमें वेरिएशन नहीं होता। और दूसरा सेक्सुअल जो वेरिएशन लाता है, जिससे अडेप्टेशन के बदलाव को सहने की क्षमता बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह अलग अलग परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचा जा सकता है। ये जो टेक्निक्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और खासकर टिश्यू कल्चर जिनकी हमने बात की, हाँ, ये भविष्य में हमारी खेती-बाड़ी को, फूड सिक्योरिटी को और जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं उनके कॉन्जर्वेशन को, बचाने को किस हद तक और कैसे बदल सकती हैं? इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे? ये एक अच्छा सवाल है। टेक्नोलॉजी का कैसा इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन पर? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, हमें जानकर खुशी होगी। अगले अंश में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अब मेरा अगला टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत जरूरी है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जी बिल्कुल। हम देखेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो कैसे एक पूरे सफर पर निकलता है और शरीर कैसे उसे मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है ताकि इस्तेमाल कर सके। हाँ, और ये सफर शुरू होता है हमारे मुंह से, जिसे हम कहते हैं मुख गुहा या बकल कैविटी। अच्छा, मुंह से? हाँ, जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं ना, तो हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, वो लार यानी सलाइवा बनाने लगती हैं। हाँ, वो तो है, पर ये लार सिर्फ गीला करने के लिए होती है या इसमें कुछ खास भी है? नहीं, सिर्फ गीला करने के लिए नहीं, इसमें एक बहुत अहम एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज? हाँ, और इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना शुरू करना, मगर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सरल रूप में तोड़ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अरे वाह, मतलब डाइजेशन की शुरुआत इतनी जल्दी। अच्छा, और यहाँ मीडियम कैसा रहता है? एसिडिक? नहीं, यहाँ पर मुंह में मीडियम लगभग न्यूट्रल या हल्का सा एल्कलाइन, मतलब क्षारीय रहता है। ठीक है, तो मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? क्या सीधे पेट में? नहीं, मुंह के बाद खाना जाता है ग्रास नली या ओसोफेगुस में। आप इसे बस एक फूड पाइप समझ लीजिए। अच्छा, सिर्फ एक पाइप? हाँ, इसका काम सिर्फ खाने को मुंह से नीचे पेट तक, जिसे आमाशय कहते हैं, वहां तक पहुंचाना है। इसमें कोई पाचन, कोई डाइजेशन नहीं होता। समझ गए, बस एक रास्ता है। फिर पेट में क्या कहानी है? सुना है वहां बहुत एसिड होता है। हाँ बिल्कुल,
पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस, और इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl, हाँ। और ये HCl बहुत जरूरी है। इसके दो मुख्य काम हैं। पहला तो ये कि खाने के साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनको खत्म करना। अच्छा, एक तरह से सफाई। बिल्कुल, सिक्योरिटी चेक जैसा। और दूसरा काम है पेट के माहौल को बहुत ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय बना देना। ओह, इतना एसिड! तो पेट को खुद इससे खतरा नहीं होता? और इस एसिडिक माहौल का फायदा क्या है? बढ़िया सवाल। देखिए, पेट की जो अंदरूनी दीवार है ना, उस पर एक मोटी परत होती है म्यूकस की, श्लेष्मा झिल्ली। म्यूकस मेम्ब्रेन। ये परत पेट को तेज एसिड से बचाए रखती है। अच्छा, एक प्रोटेक्शन लेयर है। हाँ, और एसिडिक माहौल इसलिए जरूरी है क्योंकि पेट के गैस्ट्रिक जूस में एक और बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन, प्रोटीन वाला। बिल्कुल, ये पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक माहौल में ही काम कर पाता है और ये प्रोटीन को तोड़कर सरल अमीनो एसिड्स में बदलना शुरू करता है। तो पेट में शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। गजब! मतलब पेट एक तरह की केमिकल लैब भी है और खुद को बचाता भी है। अच्छा, तो अब ये जो एसिडिक सूप जैसा खाना बन गया, ये पेट से आगे कहाँ जाएगा? पेट के बाद खाना एंट्री लेता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये आप कह सकते हैं पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि एक तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, करीब 7.5 मीटर। 7.5 मीटर? हाँ, सोचिए इतनी लंबी ट्यूब हमारे अंदर। और दूसरी बात, पाचन का ज्यादातर काम यहीं पूरा होता है और पचे हुए खाने का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। अच्छा, तो मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पर? इसके भी हिस्से होते हैं क्या? हाँ, इसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पर सबसे जरूरी बात यह है कि छोटी आंत अकेले काम नहीं करती, उसे मदद मिलती है 2 बड़े सहायक अंगों से। सहायक अंग कौन से? यकृत यानी लिवर लिवर? और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। अच्छा, लिवर और पैनक्रियास, इनका क्या रोल है यहाँ? देखिए, लिवर बनाता है पित्त रस यानी बाइल जूस। ये बाइल जूस वसा मतलब फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन, फैट के लिए। हाँ, और दूसरा काम बाइल जूस ये करता है कि पेट से जो एसिडिक खाना आया है उसके मीडियम को क्षारीय यानी अल्कलाइन या बेसिक बना देता है, क्योंकि छोटी आंत के एंजाइम्स बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। ओके, तो लिवर ने फैट संभाला हाँ। और मीडियम बदला। हाँ। और पैंक्रियाज? पैंक्रियास से निकलता है अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस। इसमें कई पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज जो बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन के लिए? हाँ, ये प्रोटीन को पूरी तरह से अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। लेकिन याद रहे, ट्रिप्सिन भी क्षारीय यानी अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है जो बाइल जूस ने बनाया था। समझ गई। मतलब छोटी आंत में लिवर और पैंक्रियाज की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का फाइनल डाइजेशन हो गया। पर डाइजेस्ट होने के बाद शरीर उसे यूज कैसे करेगा, अब्सॉर्ब कैसे करेगा? बिल्कुल सही पॉइंट। यहीं पर काम आती है विलाय या रसांकुर। ये छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं। उंगलियों जैसे उभार, विलाय। हाँ, इनका काम है पचे हुए भोजन के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन के लिए सतह का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देना। अच्छा, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट सोखे जा सकें। एग्जैक्टली। जैसे एक छोटे कमरे में बहुत बड़ा कालीन बिछा दिया हो ताकि हर कोने से कुछ सोख सके। यहीं से पचा हुआ भोजन खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में पहुंचता है। वाह, विलाय! ये तो याद रखना पड़ेगा। तो छोटी आंत तो मतलब पावर हाउस है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का। अब जो नहीं पचा, जो वेस्ट बचा, उसका क्या होता है? जो खाना पच नहीं पाता या जो पानी बचा होता है वो सब अब जाता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कितनी लंबी होती है? ये छोटी आंत से काफी छोटी होती है लंबाई में, करीब 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ओके। और इसका मेन काम क्या है? इसका मुख्य काम है बचे हुए पानी को सोख लेना, वाटर अब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, ठीक है। और फिर आखिर में? पानी सोखने के बाद जो ठोस वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसे मल कहते हैं, वो मलाशय यानी रेक्टम में जमा हो जाता है और फिर समय आने पर एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स। तो ये था पूरा सफर, मुंह से शुरू होकर एनस तक। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। बिल्कुल, मुंह, फिर ग्रासनली, पेट,
फिर छोटी आंत जहां लिवर और पैंक्रियाज मदद करते हैं, फिर बड़ी आंत और अंत में बाहर। कमाल है। और ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि ये सारे अलग अलग अंग, लिवर, पैंक्रियास, पेट, आंतें, ये सब एक साथ कितने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, कितने तालमेल से काम करते हैं। सही कहा, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ना? ये तालमेल ही सबसे अहम है इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। सच में ये कोऑर्डिनेशन ही सबसे दिलचस्प बात है। अच्छा, इस पूरे पाचन तंत्र के बारे में हमारे सुनने वाले क्या सोचते हैं? कौन सा हिस्सा या कौन सा एंजाइम उन्हें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। श्वसन प्रणाली, देखिए, ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये समझना है कि हमारा शरीर ऊर्जा कैसे बनाता है, पावर कैसे जनरेट करता है। बिल्कुल, और इसमें ऑक्सीजन का रोल बहुत अहम है। हाँ, तो मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, उसे वायवीय कहते हैं। एरोबिक। हाँ, एरोबिक। और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो है अवायवीय यानी एनेरोबिक। तो आज इसी पे बात करते हैं ना? बिल्कुल। चलिए पहले अवायवीय श्वसन को ही देख लेते हैं। ये होता है ऑक्सीजन के बिना। जैसे यीस्ट में होता है। हाँ, जैसे यीस्ट में वो ग्लूकोज को तोड़कर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और थोड़ी सी ऊर्जा भी। थोड़ी ही सही, पर बनाता है। और मजे की बात यह है कि हमारी मांसपेशियां, मतलब मसल्स, वो भी ऐसा करती हैं। अच्छा, कब? जब हम बहुत तेज कसरत करते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग या भारी वजन उठाना, तब मसल्स को एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उतनी तेजी से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। सही कहा। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त वो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज तोड़ने लगती हैं। नतीजा लैक्टिक एसिड बनता है। और वही लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से वो मांसपेशियों में अकड़न या दर्द महसूस होता है बाद में। हाँ बिल्कुल वही। तो ये तो हुई अवायवीय की बात, लेकिन शरीर का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो तो वायवीय श्वसन ही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। हाँ जी, ये प्रक्रिया होती है कोशिका के अंदर, उसके पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में। और बनता क्या है इससे? इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी ढेर सारी ऊर्जा, अवायवीय के मुकाबले कई ज्यादा। अच्छा, मतलब मेन एनर्जी तो यहीं से आती है। बिल्कुल, हमारे रोज के काम करने की ताकत यहीं से मिलती है। तो ठीक है, ये तो समझ आया कि ऊर्जा कैसे बनती है, पर ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती कैसे है? मतलब हवा का पूरा रास्ता क्या है? देखिए, शुरुआत होती है नाक से, नासिका से। हाँ, हम नाक से सांस लेते हैं। और नाक सिर्फ रास्ता नहीं है, वहाँ जो बाल हैं और म्यूकस है वो हवा को साफ करते हैं, धूल मिट्टी रोकते हैं और हवा को थोड़ा नम भी करते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर हवा आगे बढ़ती है ग्रसनी यानी फेरिंग्स में। फेरिंग्स, तो ये तो वो जगह है जहाँ खाने और सांस की नली मिलती है। हाँ, ये कॉमन रास्ता है। इसके बाद हवा जाती है स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में, जिसे वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और फिर हवा पहुंचती है श्वास नली में, ट्रेकिया। ट्रैकिया, इसमें कुछ खास होता है क्या? हाँ, बहुत खास। इसमें ना कार्टिलेज के बने सी शेप के छल्ले होते हैं, रिंग्स। सी शेप के, उनका क्या काम है? उनका काम बहुत जरूरी है। वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, मतलब ये पक्का करते हैं कि हवा आने जाने का रास्ता हमेशा खुला रहे, चाहे गर्दन कैसे भी मुड़े। अच्छा, ये तो जरूरी है। हाँ, फिर ये ट्रेकिया और डिज़ाइकर 2 हिस्सों में बंट जाती हैं, जिन्हें श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं में। और फेफड़ों के अंदर जाकर ये ब्रोंकस और पतली पतली नलियों में बढ़ती जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इन्हें। मतलब एक पेड़ की डालियों की तरह फैलती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। और इन सबसे पतली नलियों के आखिर में होते हैं गुब्बारे जैसे छोटे छोटे पाउच, वायु कोष्ठिका, एल्वियोली। हाँ, एल्वियोली, लाखों की तादाद में। और यहीं पर असली काम होता है, गैसों का एक्सचेंज। तो ये एल्वियोली है जहां ऑक्सीजन खून में जाती है। सही पकड़ा। ये एल्वियोली बहुत पतली दीवार वाली होती हैं और इनके चारों तरफ खून की बहुत बारीक नलियों, मतलब कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। अच्छा। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा में होती है करीब 21% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम, लगभग 0.03%। हाँ, तो ये 21% वाली ऑक्सीजन एल्वियोली की पतली दीवार को पार करके सीधे खून में घुस जाती है। और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो खून से निकलकर एल्वियोली में आ जाती है, अदला बदली हो जाती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम होती है, बिल्कुल, करीब 16%। हाँ,
लगभग 16%। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है बिल्कुल। करीब 4.4% तक। और नाइट्रोजन, वो तो 78% ही रहती है। वो उतनी ही रहती है। 78% अंदर गई, 78% बाहर आ गए। क्योंकि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल नहीं करता इस प्रक्रिया में, वो बस आती जाती है। अच्छा, ये पूरा गैस एक्सचेंज का सिस्टम समझ आ गया। हम्म। पर ये सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये होता कैसे है? मतलब कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं? इसमें 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो हमारी पसलियों का पिंजरा, रिब केज, हाँ, और दूसरा उसके ठीक नीचे एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी होती है, डायाफ्राम। डायाफ्राम, हाँ सुना है। तो ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी इनहेल करते हैं, तब क्या होता है? तब हमारी पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं और डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ जाता है, थोड़ा चपटा हो जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि छाती के अंदर की जगह, मतलब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जगह ज्यादा हो जाती है। हाँ, जगह ज्यादा होने से फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम हो जाता है बाहर के मुकाबले, और हवा फुस करके अंदर आ जाती है। वैक्यूम की तरह खिंच जाती है। बिल्कुल। हाँ। और जब सांस छोड़ते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं, तब सब उल्टा होता होगा। एकदम उल्टा। पसलियां वापस नीचे और अंदर की तरफ आती हैं, डायाफ्राम ढीला होकर वापस ऊपर अपने गुंबद वाले शेप में आ जाता है। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। सही। वॉल्यूम कम हुआ तो फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। ये तो एक लगातार चलने वाला रिदम है, अंदर बाहर। हाँ, ये एक लयबद्ध प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है। तो मतलब नाक से शुरू होकर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली और फिर डायफ्राम और पसलियां, ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है। बिल्कुल, ताकि शरीर को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे। बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। वाकई कमाल का सिस्टम है। ये सब जानना कितना जरूरी है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे जब हम ऊंचाई पर जाते हैं जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है, हाँ, या फिर जैसे आजकल शहरों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है, तो इन बदलती हुई परिस्थितियों का हमारे इस नाजुक और संतुलित रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर पड़ता होगा? शरीर कैसे एडजस्ट करता होगा इन चुनौतियों से? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शरीर में क्या क्या बदलाव आते होंगे इन हालात में, ये भी अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। सही बात है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मेरा अगला विषय है मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। अच्छा। ये वो क्या कहते हैं, कमाल का नेटवर्क है जो हमारे पूरे शरीर में खून को, मतलब रक्त को लगातार दौड़ाता रहता है। और इसका जो मेन कंट्रोल है वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। एक पंप की तरह बिना थके काम करता है। बिल्कुल। और इस सिस्टम के जो मुख्य हिस्से हैं वो है, एक तो खून खुद, ब्लड, बिल्कुल। फिर वो नलिकाएं जिनमें ये बहता है, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। हाँ, ब्लड वेसल्स। इनमें खास है धमनियां, मतलब आर्टरीज, और नसें यानी वेन्स। और हाँ, ब्लड ग्रुप्स भी, रक्त समूह। अच्छा, तो ये धमनियां और नसें, आर्टरीज और वेन्स, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, हाँ, पर इनमें बेसिक फर्क क्या है? देखिए फर्क है। आमतौर पर क्या होता है कि धमनियां, आर्टरीज, वो होती हैं जो साफ खून, मतलब ऑक्सीजन वाला खून, हृदय से दूर ले जाती हैं हाँ, पूरे शरीर में। हाँ, और क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है तो इनकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं। दूसरी तरफ है नसें, वेन्स। ये क्या करती हैं? ये शरीर से इस्तेमाल हुआ खून, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, उसे वापस हृदय तक लाती हैं। तो इनकी दीवारें पतली होंगी फिर? हाँ, धमनियों के मुकाबले पतली होती हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें कुछ उल्टा भी होता है, मतलब कोई अपवाद है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 बड़े एक्सेप्शंस हैं। पहली है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, नाम तो आर्टरी, नाम आर्टरी है, बिल्कुल, लेकिन ये हृदय के दाहिने हिस्से से गंदा खून, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो खून फेफड़ों तक ले जाती है साफ होने के लिए। ओके। हाँ, और दूसरा है पल्मोनरी वेन। अब नाम वेन है, पर ये फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला बिल्कुल ताज़ा खून लेकर हृदय के बाएं हिस्से में लाती है। तो ये दिखाता है कि नाम से ज्यादा जरूरी है कि वो काम क्या कर रही है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं ब्लड प्रेशर पर। ये जो हम सुनते हैं 120/80, 120/80, इसका ठीक मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, ये वो दबाव है जो बहता हुआ खून धमनियों की, आर्टरीज की दीवारों पर डालता है।
इसमें 2 नंबर होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। हाँ, सिस्टोल और डायस्टोल। ऊपर वाला नंबर जैसे 120 mmHg, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। ये वो प्रेशर है जब दिल सिकुड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है और खून को जोर से पंप करता है आर्टरीज में। ठीक है। और नीचे वाला नंबर जैसे 80 mmHg, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ये तब का प्रेशर है जब दिल फैलता है, रिलैक्स करता है 2 धड़कनों के बीच। यही प्रेशर जरूरी है ताकि खून और ऑक्सीजन दिमाग जैसे जरूरी अंगों तक पहुंच सके। और इसे नापते किस चीज से है? वो जो डॉक्टर हाथ पर बांधते हैं? हाँ, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। वो मशीन वो यही प्रेशर नापती है। और कभी-कभी क्या होता है, दिल की धड़कन गड़बड़ा जाती है, तो उसे ठीक रखने के लिए एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं, पेसमेकर। अच्छा, पेसमेकर, समझ गया। चलिए अब ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। इनकी खोज किसने की थी और ये कितने तरह के हैं? ब्लड ग्रुप्स की खोज का क्रेडिट जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने बताया कि मेनली 4 ग्रुप है, ए, बी, एबी और ओ। एबी ओ, ठीक है। पर इसमें एक और चीज होती है, RH फैक्टर। ये एक तरह का प्रोटीन है जो खून की कोशिकाओं, सेल्स की सतह पर होता है। अगर ये है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव प्लस वे कहलाता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और अगर नहीं है तो? अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव वगैरह। और वो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, वो इसी से जुड़ा है। ओ नेगेटिव, ओ माइनस वाले जो लोग हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि उनके खून में ना ए एंटीजन होता है, ना बी, और ना ही RH फैक्टर वाला प्रोटीन। तो उनका खून इमरजेंसी में किसी को भी दिया जा सकता है। किसी भी ग्रुप वाले को? सिद्धांतिक रूप से हाँ, इमरजेंसी में। और AB पॉजिटिव वाले जो हैं उन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि उनमें A, B और R तीनों एंटीजन होते हैं, तो वो किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं। पर हाँ, खून चढ़ाने से पहले मैचिंग बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, मैंने एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में भी सुना था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये क्या चीज़ है? अरे वाह, आपने सही सुना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है। इसकी खोज, जैसा नाम से पता चलता है, बॉम्बे में हुई थी 1952 में। डॉक्टर भेंडे ने की थी। अच्छा। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इन लोगों के रेड ब्लड सेल्स पर ए और बी एंटीजन तो होते ही नहीं, एक और एंटीजन, H एंटीजन, वो भी नहीं होता, जबकि बाकी सब में H एंटीजन होता है। ओहो, तो फिर? तो इसकी वजह से ये लोग सिर्फ अपने जैसे, यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ही खून ले सकते हैं और उन्हीं को दे सकते हैं। ये दिखाता है कि इंसानी शरीर कितना विविध है। वाकई कमाल है। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि खून दिल से होकर पूरे शरीर में घूमता कैसे है? कौन-कौन सी मेन पाइपलाइंस हैं और दिल के कौन से हिस्से इसमें शामिल हैं? जरूर। देखिए, शरीर से जो इस्तेमाल हुआ खून है, ऑक्सीजन रहित, वो 2 बड़ी नसों से, वेना कावा कहते हैं इन्हें, दिल के पहले कमरे में आता है, दाहिने एट्रियम में। दाहिने एट्रियम में, ठीक है। वहां से खून एक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से गुजरकर नीचे वाले कमरे में जाता है, दाहिने वेंट्रिकल में। ये वॉल्व खून को वापस ऊपर जाने से रोकता है। फिर दाहिना वेंट्रिकल इस खून को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। याद है ना वो अपवाद वाली आर्टरी? हाँ, जो गंदा खून फेफड़ों तक ले जाती है। बिल्कुल। फेफड़ों में खून साफ होता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर ये साफ खून पल्मोनरी वेन के जरिए, दूसरी वाली अपवाद? हाँ, पल्मोनरी वेन के जरिए दिल के बाएं एट्रियम में आता है, ऊपर वाले बाएं कमरे में। वहां से एक और वॉल्व, माइट्रल वॉल्व के रास्ते खून बाएं वेंट्रिकल में जाता है। बाया वेंट्रिकल, ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है शायद। हाँ, ये दिल का सबसे मजबूत चेंबर है, क्योंकि इसे ही पूरे शरीर में खून पंप करना होता है। तो ये बायां वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और साफ खून को सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा में पंप कर देता है। एओर्टा, और फिर एओर्टा से? एओर्टा से फिर छोटी छोटी धमनियों का जाल पूरे शरीर में खून पहुंचा देता है, और ये साइकिल टक 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 चलता रहता है बिना रुके। कमाल है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर कोशिका तक पहुंचाता है और वहां से गंदगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही कहा, एक नॉन स्टॉप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसीलिए ब्लड प्रेशर पर नजर रखना और अपना ब्लड ग्रुप जानना इतना जरूरी है,
खासकर इमरजेंसी में या ब्लड डोनेशन के टाइम। जरा सोचिए, शरीर का ये कितना पेचीदा नेटवर्क है और ये बिना रुके हर सेकंड कितने परफेक्शन से काम करता रहता है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है ना? या ये सोचे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसे इतने दुर्लभ ग्रुप का होना, ये हमें इंसानी बायोलॉजी की विविधता के बारे में कितना कुछ सिखाता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार हैं, या कोई सवाल मन में आ रहा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बहुत ही अहम टॉपिक है। बिल्कुल। आज इसी पर बात करते हैं, कैसे हमारा शरीर ये जो बेकार पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल्स, उन्हें बाहर निकालता है और इसमें गुर्दों यानी किडनीज का क्या रोल है, इसे जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम, ये सफाई व्यवस्था चलती कैसे है, कौन कौन से अंग हैं इसमें, उनका क्या काम है। परीक्षाओं के लिए ये डिटेल्स काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? गुर्दों से? हाँ, गुर्दे ही मुख्य खिलाड़ी हैं यहाँ। चलिए गुर्दों से ही बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने कहा, मुख्य अंग हो गए गुर्दे, और इनकी जो वर्किंग यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, वो नेफ्रॉन कहलाती है। सही। और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि हर एक गुर्दे में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं। हाँ, लाखों। यही तो असल में खून साफ करने का काम करते हैं, ये छोटे छोटे फिल्टर्स। एक और बात है इनकी बनावट के बारे में। हाँ। जो दाहिना गुर्दा है ना, वो बाएं वाले से थोड़ा सा नीचे होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये ज्यादातर ऊपर लिवर की वजह से होता है, उसे जगह देने के लिए। खैर, इनका सबसे जरूरी काम, जैसा मैंने कहा, खून को लगातार छानना है, फिल्टर करना। और गुर्दे से जुड़ी एक खास नस भी है, रीनल वेन, यानी गुर्दे की नस। ये वो खून वापस ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन कम हो, मतलब डीऑक्सीजनेटेड रक्त। और कभी-कभी इनमें दिक्कतें भी आती हैं, जैसे वो पथरी वगैरह। हाँ, बिल्कुल। गुर्दे में पथरी बन सकती है। ये ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सैलेट नाम के केमिकल के जमा होने से बनती है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से दोनों ही गुर्दे काम करना बंद कर दें, तब? वो एक गंभीर स्थिति होती है। तब डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। एक मशीन होती है जो वही काम करती है जो गुर्दे करते हैं, खून से हानिकारक चीजें साफ करना। जीवन रक्षक प्रक्रिया है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं। आपने कहा ये गुर्दे की जान है, इनमें होता क्या है आखिर? दो मुख्य भाग समझने जरूरी हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। यहीं पर खून की पहली और कह सकते हैं जबरदस्त सफाई होती है। इसे कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब ये कि खून में से पानी, ग्लूकोज, नमक, यूरिया, लगभग सभी छोटी छोटी चीजें छनकर बाहर निकल जाती हैं। सोचिए, एक बहुत बारीक छलनी जैसा। अरे, तो फिर तो काम की चीजें भी निकल गई, जैसे ग्लूकोज और पानी। बेहतरीन सवाल, बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर नेफ्रॉन अपना दूसरा कमाल दिखाता है, पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा। हाँ, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो तरल छना है उसमें से शरीर के लिए जो भी जरूरी है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ज्यादातर पानी, कुछ जरूरी लवण, वो सब वापस सोख लिए जाते हैं, वापस खून में भेज दिए जाते हैं। मतलब पहले सब निकालो, फिर काम का वापस ले लो। बिल्कुल। और जो पीछे बच गया असली कचरा, जैसे यूरिया, फालतू पानी, एक्स्ट्रा नमक, वो आगे बढ़ता है। आपको अंदाजा है, हमारे गुर्दे रोज लगभग 180 लीटर तरल फिल्टर करते हैं। 180 लीटर रोज? हाँ, लेकिन उसमें से मूत्र कितना बनता है? सिर्फ 1.5 से 2 लीटर। बाकी सब, मतलब 99% से भी ज्यादा, वापस शरीर में चला जाता है इसी रीअब्जॉर्प्शन से। कमाल है। तो यही बचा हुआ जो तरल है, वही मूत्र यानी यूरिन है? हाँ, बिल्कुल। इसी प्रक्रिया के अंत में मूत्र बनता है। अगर सामान्य मूत्र को देखें तो उसमें करीब 95% तो पानी होता है। और बाकी 5%? बाकी 5% में मुख्य रूप से यूरिया होता है और कुछ और घुले हुए अपशिष्ट जैसे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, नमक वगैरह। इसका पीएच मान भी बदलता रहता है, करीब 4.5 से 8 के बीच। और इसका रंग हल्का पीला क्यों होता है? वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम कहते हैं उसे। यही उसे हल्का पीला रंग देता है। अच्छा, एक सवाल और। ये यूरिया, ये शरीर में बनता कहाँ से है? मतलब खून में आता कहाँ से है? देखिए, जब हमारे शरीर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जब प्रोटीन टूटता है तो अमोनिया बनता है। अमोनिया? हाँ, और अमोनिया शरीर के लिए काफी टॉक्सिक, मतलब जहरीला होता है। उसे ऐसे ही नहीं रख सकते। तो हमारा लिवर यानी यकृत बहुत तेजी से इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम जहरीला होता है। अच्छा, तो लिवर बनाता है यूरिया अमोनिया से? हाँ, लिवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, फिर ये यूरिया खून में मिल जाता है और गुर्दों तक पहुंचता है। गुर्दे इसे खून से छानकर अलग कर देते हैं।
तो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद भले ही यूरिया है, पर बनाने का काम लिवर का और निकालने का गुर्दे का। समझ गई। तो मूत्र बन गया गुर्दों में, फिर ये शरीर से बाहर कैसे जाता है? गुर्दों से पतली पतली नलियां निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं मूत्रवाहिनी या यूरेटा। ये मूत्र को नीचे मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती हैं। जहां ये जमा होता है। बिल्कुल। मूत्राशय एक थैली जैसा अंग है जहां मूत्र इकट्ठा होता रहता है, और जब ये भर जाता है तो हमें संकेत मिलता है और फिर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई तरल अपशिष्ट की बात। हाँ, मूत्र के जरिए। लेकिन शरीर दूसरे तरीकों से भी तो अपशिष्ट बाहर निकालता है ना? जैसे ठोस अपशिष्ट यानी मल। जो खाना पचता नहीं है वो पाचन क्रिया के बाद गुदा यानी एनिस के रास्ते मल के रूप में बाहर निकलता है। हाँ, सही। और उसका पीला रंग बिलीरूबिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। ये भी लिवर से ही आता है। अच्छा, तो ठोस हो गया, तरल हो गया, और गैसीय अपशिष्ट भी तो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ओ हाँ, वो तो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं फेफड़ों के जरिए। बिल्कुल, तो फेफड़े भी उत्सर्जन अंग हुए एक तरह से। और हाँ, हमारी त्वचा भी पसीने के रूप में। पसीने से? उसमें क्या होता है? पसीने में मुख्य रूप से पानी और नमक होता है, पर बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिया और दूसरे अपशिष्ट भी निकलते हैं। तो त्वचा भी थोड़ी मदद करती है शरीर की सफाई में। तो मतलब गुर्दे मुख्य हैं, पर लिवर, फेफड़े, त्वचा ये सब मिलकर काम करते हैं शरीर को साफ रखने के लिए। तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र को काफी विस्तार से समझा। कैसे गुर्दे नेफ्रॉन की मदद से खून फिल्टर करते हैं, कैसे यूरिया बनता और निकलता है, मूत्र की बनावट क्या है और शरीर के दूसरे अंग कैसे इस काम में मदद करते हैं। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये अंग कितने जरूरी हैं हमारे लिए। इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना अहम है। सोचने वाली बात यह भी है कि हमारी रोज की आदतें, जैसे हम कितना पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, उसका इस पूरे तंत्र पर, खासकर गुर्दों पर कितना असर पड़ता होगा। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ। नमस्कार। 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 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बीमारियों और उनसे जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। ये एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो शुरुआत करते हैं बीमारियों के वर्गीकरण से। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं तीव्र, मतलब एक्यूट, जैसे सर्दी जुकाम। ये आती हैं और ठीक है, कुछ ही दिनों में चली जाती हैं। वहीं कुछ होती हैं दीर्घकालिक, क्रॉनिक बीमारियां, जैसे डायबिटीज या टीबी। ये लंबे समय तक शरीर पर असर डालती हैं। बिल्कुल, और समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका है इन्हें बांटने का, संक्रामक और गैर संक्रामक। संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल बीमारियां, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती हैं। जैसे कोविड तो हमने देखा ही, चिकन पॉक्स या एड्स भी इसी में आते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है गैर संक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ये छूने या संपर्क से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज है, गठिया है या फिर पोलियो। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि इनके पीछे कारण क्या है, कौन से कारक हैं। तो चलिए इन्हीं कारकों में से एक यानी विषाणु या वायरस से शुरू करते हैं। ये बड़े दिलचस्प होते हैं ना। शरीर के बाहर तो जैसे बेजान पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका मतलब होस्ट सेल में पहुंचते हैं, एकदम सक्रिय हो जाते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल आमतौर पर आरएनए होता है, डीएनए नहीं। और हाँ, एक सवाल, इन पर एंटीबायोटिक्स का असर क्यों नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, सेल वॉल या उनके मेटाबॉलिज्म पर असर करती हैं। वायरस में ये चीजें होती ही नहीं हैं। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर हैं। वायरस से कई गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो को ही लें। हाँ, पोलियो। ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है और सीधा हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। अच्छी बात यह है कि 2023 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। और हाँ, पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो पहली जो इंजेक्शन वाली थी IPV, वो बनाई थी डॉक्टर जोनास सॉल्ट ने, और जो ड्रॉप्स वाली OPV, जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, वो डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन ने विकसित की थी। अच्छा, और हेपेटाइटिस भी तो वायरस से ही होता है, वो लिवर को प्रभावित करता है ना? जी है, बिल्कुल। हेपेटाइटिस सीधे लिवर पर असर डालता है।
इसके भी कई प्रकार हैं, पर मुख्य है A, B और C। टाइप A जो है वो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। टाइप B शारीरिक तरल पदार्थों से, जैसे खून या सीमेन से, मतलब ये यौन संचारित भी हो सकता है। ओके। और टाइप C वो मुख्य रूप से संक्रमित खून के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड सुई इस्तेमाल हुई हो। अच्छी खबर ये है कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन हैवीशोर बना ली है। अरे वाह, हैवीशोर, ये तो बढ़िया खबर है। अच्छा, एड्स भी एक गंभीर वायरल बीमारी है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है HIV से, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। ये एक खास तरह का वायरस है, रेट्रोवायरस। मतलब ये होस्ट सेल में अपने RNA से DNA बना सकता है और ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही कमजोर कर देता है। फैलता कैसे है ये? इसके फैलने के मुख्य तरीके हैं असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाना या फिर संक्रमित मां से बच्चे को जन्म के समय या दूध पिलाने से। इसका पता लगाने के लिए जो मुख्य टेस्ट है वो है इलीजा टेस्ट। जागरूकता के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। इनके अलावा डेंगू, खसरा, स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1 भी वायरस से ही होते हैं। डेंगू तो खैर मादा एडीज इजिप्टी मच्छर फैलाता है। और ये भी जानना रोचक है कि चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स वो तो 1979 में ही दुनिया से खत्म की जा चुकी है। सही कहा, बिल्कुल। तो ये तो हुई वायरस की बात। अब आते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर। ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं, मतलब इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस झिल्ली से घिरा नहीं होता और एक कोशिकीय होते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, इन पर एंटीबायोटिक्स असर करती हैं। हाँ, तो इनसे कौन-कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं? कई जानी पहचानी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे टीबी, क्षय रोग, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है और ज्यादातर फेफड़ों पर असर करता है। इसे पहले व्हाइट प्लेग भी कहा जाता था। बचाव के लिए BCG की वैक्सीन लगती है। फिर है हैजा, कॉलेरा। ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे पानी से फैलता है, तो ये एक जल जनित रोग है। इससे होने वाली मृत्यु को दुखद रूप से ब्लू डेथ भी कहा गया है। टाइफॉइड और प्लेग भी बैक्टीरिया से ही जुड़े हैं, सही? हाँ, बिल्कुल। टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से और इसके टेस्ट को विडाल टेस्ट कहते हैं। और प्लेग जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से फैलता है, इतिहास में इसने बहुत तबाही मचाई है और इससे हुई मौतों को ब्लैक डेथ कहा जाता था। बाप रे। इनके अलावा भी कई हैं, जैसे कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस और एंथ्रेक्स भी, जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ये सब बैक्टीरिया जनित रोग हैं। ठीक है। तो वायरस और बैक्टीरिया के अलावा कुछ बीमारियां फंगस यानी कवक और प्रोटोजोआ से भी होती हैं। त्वचा की कुछ आम दिक्कतें जैसे दाद, रिंगवर्म या एथलीट फुट या कई बार गंजापन भी फंगस के कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। और प्रोटोजोआ की बात करें तो इससे होने वाली सबसे जानी मानी बीमारी है मलेरिया। ये प्लास्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होती है और इसे फैलाती है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके इलाज में कुनैन दवा इस्तेमाल होती है जो सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है। मलेरिया की जांच वाइवैक्स टेस्ट से होती है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। अच्छा। इसके अलावा एक है स्लीपिंग सिकनेस। ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होती है और इसे सीसी मक्खी, टीसी फ्लाई फैलाती है। और एक है कालाजार जो लीशमेनिया प्रोटोजोआ से होता है और इसे बालू मक्खी, सैंड फ्लाई फैलाती है। अब आखिर में उन विकारों की बात करते हैं जो किसी बाहरी जीव से नहीं बल्कि हमारे अपने जीन्स में गड़बड़ी के कारण होते हैं। ये आनुवंशिक विकार मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। हाँ, ये जीन में किसी खराबी या कह लीजिए बदलाव, म्यूटेशन के कारण होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये कुछ उदाहरण हैं। कुछ लिंग गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम। ये सिर्फ महिलाओं में होता है, इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है। अच्छा। और एक है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होता है, इसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है। एल्बिनिज्म, जिसे रंगहीनता कहते हैं, वो भी एक आनुवांशिक स्थिति ही है। तो ये थी बीमारियों, उनके अलग अलग प्रकारों, उन्हें फैलाने वाले कारकों और कुछ आनुवांशिक विकारों पर एक
कह सकते हैं संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा। ये सारे तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी मायने रखते हैं, बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से आज हमने वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ जैसे अलग-अलग रोगजनकों और उनसे जुड़ी बीमारियों को समझा और साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर भी बात की। अब यहाँ एक विचार करने लायक बात ये निकलती है कि बीमारियों की इतनी जानकारी होने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, रोकथाम के उपायों को प्रभावी बनाने में और जागरूकता फैलाने में समाज के हर सदस्य की क्या भूमिका हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो अगले विषय पर आते हैं, पोषण तत्व। ये सचमुच कमाल की चीजें हैं, है ना, जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, न पौधों का न हमारा। हाँ, समझिए कि ये शरीर रूपी गाड़ी का पेट्रोल और डीजल है। एक तरह से फ्यूल ही है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देखती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जिनकी जरूरत ज्यादा होती है, जी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कम मात्रा में चाहिए पर होते बहुत जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद यही है कि इन पोषण तत्वों की कहानी को आसान भाषा में समझा जाए। ये क्या है, कितने तरह के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और सबसे अहम इनकी कमी। हाँ, इनकी कमी शरीर में क्या गड़बड़ कर सकती है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। अच्छा, तो पहले पौधों की बात कर लें, बस संक्षेप में। हाँ, कर लेते हैं। उन्हें भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रो में देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हवा पानी से मिल गए। जी, वो तो बेसिक है। फिर आते हैं प्राइमरी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन्हें हम एनपीके फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। हाँ, एनपीके। और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर शामिल है। और माइक्रो में आते हैं लोहा, मतलब आयरन, मैंगनीज, जिंक वगैरह। भले ये चुटकी भर चाहिए, पर इनके बिना पौधे बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आयरन कम हो तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, क्लोरोसिस कहते हैं इसे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन पाता ठीक से। ओह, या जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं, लिटिल लीफ रोग हो जाता है। समझ गया। चलिए, अब आते हैं हम मनुष्यों और बाकी जानवरों के पोषण पर। यहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स यानी वसा, और प्रोटीन्स। जी, कार्बोहाइड्रेट्स तो शरीर के लिए इंस्टेंट एनर्जी सोर्स हैं, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, मतलब तुरंत ऊर्जा। हाँ। सबसे सरल रूप है ग्लूकोज। और जब कई ग्लूकोज जुड़ जाएं तो स्टार्च बनता है पौधों में या ग्लाइकोजन जानवरों में। ये स्टोर्ड एनर्जी की तरह काम करता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे स्टार्च, ये आमतौर पर मीठे नहीं होते। ठीक है। और फैट्स यानी वसा? फैट्स ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं देते, बल्कि एनर्जी स्टोर भी करते हैं, शरीर के पावर बैंक की तरह। हाँ, कह सकते हैं। साथ ही ये शरीर को गर्म रखने और नाजुक अंगों को चोट से बचाने में भी मदद करते हैं। तेल, घी, मक्खन, मेवे इसके अच्छे स्रोत हैं। फैट्स के भी प्रकार होते हैं? हाँ, इसमें भी 2 मुख्य प्रकार हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जो सामान्य तापमान पर जम जाते हैं, जैसे घी या मक्खन, वो सैचुरेटेड। ओके। और जो तरल रहते हैं, जैसे ज्यादातर तेल, वो अनसैचुरेटेड। ठीक है। और फिर आते हैं प्रोटीन्स, जिन्हें अक्सर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शरीर की टूट-फूट की मरम्मत और नई कोशिकाएं बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा। प्रोटीन असल में अमीनो एसिड्स नाम की छोटी-छोटी कड़ियों से मिलकर बनते हैं। जैसे मोतियों से माला बनती है ना, हाँ। इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल यानी अनिवार्य होते हैं। मतलब हमारा शरीर इन्हें बना नहीं सकता, इन्हें खाने से ही लेना पड़ता है। जैसे ल्यूसीन, लाइसीन वगैरह। और बाकी नॉन एसेंशियल शरीर खुद बना लेता है, जैसे ग्लाइसिन, प्रोलीन। दालें, अंडे, मांस, मछली प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। ये तो हुई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात। अब उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आते हैं, जो चाहिए तो कम मात्रा में, पर जिनकी कमी से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स। परीक्षाओं के लिए ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है ना? एकदम सही कहा। बहुत ज्यादा। विटामिन्स की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। ये शरीर की बहुत सारी अंदरूनी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। अच्छा। इन्हें घुलनशीलता के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक जो फैट यानी वसा में घुलते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। ये शरीर में जमा हो सकते हैं। ओह, ये स्टोर हो सकते हैं? हाँ।
और दूसरे जो पानी में घुलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये आमतौर पर शरीर में जमा नहीं होते और रोज लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ खास विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों को फटाफट देख लेते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जरूर। विटामिन ए, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है शायद। हाँ, रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होती है, मतलब रात में कम दिखना। जी श्रोत गाजर आम। जी। फिर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़े कमजोर होकर खून बहने लगता है। हाँ, और इसके स्रोत हैं खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल, धूप इसका बहुत अच्छा स्रोत है और मछली का तेल भी। विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से एक तरह का एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। हाँ, और ये ज्यादातर एनिमल फूड्स में मिलता है। और विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से खून का थक्का जमने में दिक्कत होती है। चोट लगने पर खून बहना आसानी से बंद नहीं होता। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये तो विटामिन्स हो गए। मिनरल्स का क्या? विटामिन्स के साथ मिनरल्स भी उतने ही जरूरी हैं, जैसे कैल्शियम जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए चाहिए, सब जानते हैं। हाँ, दूध, दही। जी, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और आयरन? आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है। कमी से एनीमिया यानी खून की कमी। और आयोडीन, वो नमक में होता है। हाँ, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही काम के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घिंघा या गॉइटर रोग हो सकता है, इसीलिए आयोडाइज्ड नमक लेने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक संतुलित आहार जिसमें ये सभी मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हों, सेहतमंद रहने के लिए बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो विटामिन्स और मिनरल्स, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये ऐसे विषय हैं जिनसे अक्सर सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये टेबल बनाकर याद करना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, इन्हें अच्छे से याद रखना स्कोरिंग हो सकता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी और जिस तरह का प्रोसेस्ड या रेडी टू ईट खाना हम खा रहे हैं, क्या उससे शरीर की पोषण संबंधी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? कहीं हम अनजाने में जरूरी पोषक तत्वों से दूर तो नहीं होते जा रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या लगता है आपको? क्या हम सच में बैलेंस्ड डाइट ले पा रहे हैं या सप्लीमेंट्स पर निर्भरता बढ़ रही है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो चलिए आज बात करते हैं दो बहुत ही जरूरी टॉपिक्स पर, दांत और आनुवांशिकी। हाँ, और ये दोनों ही ऐसे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। सामान्य विज्ञान का अहम हिस्सा है ये। बिल्कुल। तो शुरुआत दांतों से करते हैं। मतलब सबको पता है दांत होते हैं, पर उनके बनावट, उनके प्रकार, ये जानना जरूरी है। हाँ, जैसे सबसे पहली बात, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, वो तो दांतों का इनेमल ही है ना? जो क्राउन के ऊपर होता है। एकदम सही। क्राउन यानी जो दांत हमें दिखता है, और ये इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, काफी मजबूत। अच्छा, और इसके नीचे? इसके नीचे होता है डेंटिन, और फिर अंदर की तरफ पल्प कैविटी, जिसमें वो नसें वगैरह होती हैं। और दांत का वो हिस्सा जो मसूड़े में धंसा रहता है, उसे रूट कहते हैं, जड़। और जहां क्राउन और रूट मिलते हैं मसूड़े के पास, वो हिस्सा नेक कहलाता है। ठीक है, ये तो हुई बनावट। हाँ, अब इनके काम के हिसाब से प्रकार भी तो होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 4 मुख्य प्रकार हैं। सबसे आगे वाले वो जो काटने के काम आते हैं, इंसाइजर्स। हाँ, इंसाइजर्स। कुल 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर उनके बगल में वो नुकीले वाले, केनाइन्स। हाँ, फाड़ने के काम आते हैं शायद। बिल्कुल। 4 केनाइन्स होते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, 8 होते हैं ये। और सबसे पीछे? सबसे पीछे मोलर्स, कुल 12। इनका और प्रीमोलर्स का काम है भोजन को चबाना, पीसना। अच्छा, वो जो अकलदार होती है वो भी इन्हीं में आती है? हाँ, वो तीसरा मोलर ही है। जो 12 मोलर्स गिने, उनमें 4 अकलदार शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक वयस्क में हो गए 32 दांत। जी, 32। लेकिन बच्चों में, मतलब दूध के दांत, वो सिर्फ 20 होते हैं। ओह हाँ, ये अंतर क्यों? कौन से दांत नहीं होते बच्चों में? उनमें प्री मोलर्स नहीं होते। ये याद रखने वाली बात है। सीधे इंसिजर, कैनाइन और फिर मोलर आ जाते हैं। अच्छा,
तो इसीलिए वो जो डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं वो भी अलग होता होगा। हाँ बिल्कुल। वयस्क का फॉर्मूला होता है 2123/2123। मतलब एक तरफ के जबड़े में 2 इंसिजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। और बच्चों का? उसमें प्रीमोलर की जगह 0? एकदम सही। बच्चों का फॉर्मूला 2102/2102 होता है। 2 इंसिजर, 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर। ये तो काफी लॉजिकल है समझने में। अच्छा, वैसे दांतों से जुड़ी कोई और मजेदार बात, जैसे हाथी के दांत? हाँ, वो एक आम गलतफहमी है। हाथी के जो बड़े दांत बाहर दिखते हैं वो असल में उसके इंसिजर होते हैं, केनाइन नहीं। अरे वाह। और पक्षियों की चोंच? वो भी दिलचस्प है। पक्षियों की चोंच एक तरह से दांतों का ही बदलावा रूप है। उनके मुंह में हमारी तरह दांत नहीं होते। क्या बात है। मतलब दांतों की कहानी भी काफी गहरी है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो शारीरिक लक्षण हैं, जैसे दांत कैसे होंगे, कितने होंगे, ये सब तय कैसे होता है? यहाँ जेनेटिक्स आ जाती है ना? हाँ बिल्कुल, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। और इसके जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वही जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे? जी हाँ, पाइसम सटाइवम पर। उन्हीं के काम से हमें वंशागति के नियम पता चले। और मनुष्यों में ये वंशागति का आधार क्या है? क्रोमोसोम? हाँ, क्रोमोसोम। हर कोशिका में 23 जोड़ी यानी कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं, जो शरीर के बाकी लक्षण तय करते हैं। और जो 23वीं जोड़ी है वो लिंग क्रोमोसोम कहलाती है। वही लिंग निर्धारण करती है। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। अच्छा। और कभी-कभी इन क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी भी हो जाती है। कुछ सिंड्रोम वगैरह होते हैं। हाँ, हो सकता है। इन्हें क्रोमोसोमल असामान्यताएं कहते हैं। जैसे एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम? इसमें क्या होता है? ये महिलाओं में होता है जब उनमें एक X क्रोमोसोम कम होता है। मतलब XX की जगह सिर्फ X होता है, तो कुल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। 44 ऑटोसोम प्लस X। ओके। और एक डाउन सिंड्रोम भी सुना है। हमारी जानकारी के अनुसार ये पुरुषों में होता है जब एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब XY की जगह XXY। हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार इसमें पुरुषों की सेक्स क्रोमोसोम स्थिति XXY हो जाती है, तो कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 44 ऑटोसोम प्लस XXY। ठीक है, ये तो हुई क्रोमोसोम की बात। अब थोड़ा विकास के नजरिए से देखें तो जीवों के अंगों में भी कुछ पैटर्न दिखते हैं, जैसे वो समरूप और समृद्धि अंग। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। समरूप अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स। ये कौन से होते हैं? ये वो अंग है जिनकी आप कह सकते हैं मूल बनावट या उत्पत्ति एक जैसी होती है, लेकिन उनके काम अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अगला पैर और पक्षी का पंख। अगर आप इनकी हड्डियों की संरचना देखेंगे तो बेसिक पैटर्न एक जैसा मिलेगा, लेकिन काम हाथ पकड़ने के लिए, पैर दौड़ने के लिए, पंख उड़ने के लिए। समझ गया। बनावट सेम, काम डिफरेंट। और समृद्धि, वो इसके उल्टे होंगे? हाँ, समृद्धि अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स, इनकी उत्पत्ति और संरचना अलग-अलग होती है, लेकिन काम एक जैसा होता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे तितली के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, तीनों उड़ने के काम आते हैं। पर तितली का पंख काइटिन का बना है, चमगादड़ का त्वचा का फैलाव है उंगलियों के बीच, और पक्षी के पंख में हड्डियां और पर होते हैं। तो संरचना बिल्कुल अलग, पर काम एक, उड़ना। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। समरूप मतलब रचना समान, कार्य भिन्न। समृद्धि मतलब रचना भिन्न, कार्य समान। बिल्कुल, ये विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। दांतों की पूरी डिटेलिंग, उनकी बनावट, प्रकार, संख्या, डेंटल फॉर्मूला, कुछ रोचक तथ्य। और फिर हमने आनुवांशिकी की बेसिक्स को छुआ। मेंडल, क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण, कुछ सिंड्रोम्स और ये होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। ये सारे पॉइंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत काम के हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि ये जो समरूप और समृद्धि अंग जीवों में पाए जाते हैं, ये विकास की कहानी के बारे में क्या इशारा करते हैं? हाँ, जरूर सोचिएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर।